क्या हुआ? ओके, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है? वो वाला क्लियरर है तो बताया नहीं आप लोगों ने सर को? तो छोड़ने का नहीं ना, तुमने जाने कैसे दिया उनको किए बिना? गलती तुम्हारी है। हाँ, कौन है? अच्छा, तो मयूर सर को मैं भी बोलती हूँ, आप लोग छोड़ने का नहीं, उनको बोलने का हम क्लास ही नहीं बैठेंगे जब तक आप प्रोजेक्टर चेंज नहीं करोगे। नहीं, बट सी क्लैरिटी, क्लास डिले होगी तो। अच्छा, तो कितने दिनों का वेट क्यों कर रहे हो? एक ही दिन में अपना काम करवा के ले लो, है क्या उसमें? वो प्रोजेक्टर निकाल के उधर डालेंगे, नहीं तो इसका क्वालिटी चेंज करेंगे। यहाँ पे लाइटिंग सिस्टम का प्रॉब्लम है मुझे लगता है। हम्म, पर वो लाइट बंद नहीं हो सकता। लाइट बंद हो सकता है पर मेरा लाइव स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा। भाई साहब मैं बंद नहीं कर सकती। बंद तो होगा, जो चालू होगा उसको तो बंद कर ही सकते हैं। उसमें क्या रॉकेट साइंस है? ओके, ओके, ठीक है। यस, कम ऑन। ओके, यस, यस, लेट्स क्विकली गो हेड। कल हमने जो किया है उसका क्विकली हम लोग पढ़ लेते हैं, सो इट विल बी मोर ऑफ अ रिवीजन ऑल्सो, और नोट्स भी रेफर करना जरूरी है, राइट? बिकॉज एट द एंड एग्जाम में अपने को थ्योरी प्रोड्यूस करना है। सो कम ऑन, लेट्स बिगिन। यस, यस, कल हमने शुरुआत करी थी किससे? कुछ ऐसे सर्विसेज जो ऑडिटर प्रोवाइड नहीं कर सकता, प्रोहिबिटेड सर्विसेज, जो हमको बताया गया है किस सेक्शन में? सेक्शन 144। सेक्शन 144 में क्या बोला गया है? ऐसे सर्विसेज आप प्रोवाइड करो, यस, ऐसे सर्विसेज आप प्रोवाइड करो जो अप्रूव्ड है किससे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऑडिट कमिटी, ठीक है। नेक्स्ट, शैल नॉट प्रोवाइड, ऐसे सर्विसेज आप मत प्रोवाइड करो। कौन से मत प्रोवाइड करो? नंबर 1 क्या है? व्हाट इज द मेमोरी टेक्निक? एयर, एड, एम। सो कम ऑन, ए स्टैंड्स फॉर, कम ऑन, अकाउंटिंग। नेक्स्ट, design and implementation of financial statements. Next, actuarial service, investment and banking service. Next, rendering financial services. Next, any other services prescribed. Next, investment function. Next, management services. Clear? Okay, चलो तो चलते हैं आगे. Yes, so section 144 has been yes. Further. Okay. यहाँ पे उन्होंने रिलेटिव का डेफिनेशन फिर से दिया है, हमने रिलेटिव का डेफिनेशन ऑलरेडी देख लिया है। यस, अब यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशंस है विथ रिगार्ड्स टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स। जो भी हमने केस स्टडीज किए हैं उससे तो ये सिंपल ही है, इसलिए मैं ये होमवर्क के लिए दे रही हूँ। इन केस इफ एनीबडी हैज एनी डिफिकल्टी लेट मी नो। समझ में आ रहा है? यस, ओके, लेट्स गो अहेड फर्दर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, जो डील किया गया है सेक्शन 139 में। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, जस्ट 1 मिनट। यस, स्टूडियो, यस, ओके। फिर हमने क्या देखा? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, जो सेक्शन 139 में कवर्ड है, हाँ या ना? यस और नो? ओके। उसके पहले हमको समझना ये जरूरी है कि देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ कंपनीज। ये 2 कैटेगरी में क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि अपॉइंटमेंट कौन करेगा
ये दोनों टाइप ऑफ कंपनीज में अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे दो प्रकार की कंपनी को हमने कंसिडर किया है, एक है गवर्नमेंट कंपनी, एक है नॉन गवर्नमेंट कंपनी। जब हम गवर्नमेंट कंपनी की बात करते हैं 51%, नॉट लेस देन, मतलब मिनिमम 51% ऑफ विच कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, सीजी, एसजी और बोथ। समझ में आया? एनी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ओके, फर्दर एंड ऑल्सो जहां पे एनी अदर कंपनी इज ओन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, मतलब यहां पे क्या बोल रहे हैं? यस, अ प्राइवेट सब्सिडियरी कंपनी ऑफ अ will be treated as even if it is a very good. Okay, yes, आगे हमने देखा अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, सेक्शन नंबर्स, कम ऑन। पहले हमने क्या देखा? विजुअलाइज करो, उस चार्ट को अपने आंखों के सामने विजुअलाइज करो। फर्स्ट ऑडिटर, गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी। पहले हमने सेक्शन देखा 7 and 139(6). So come on. यस, गवर्नमेंट कंपनी 139(7), 139(6). क्लियर? यस, अब देखते हैं इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी क्या है प्रोसीजर। कौन अपॉइंट करेगा? कैग। कितने दिनों में? 60 दिनों में। नहीं किया तो बीओडी। कितने दिनों में? 30 दिनों में। नहीं किया तो मेंबर्स। कितने दिनों में? क्लियर? ओके, आगे नॉन गवर्नमेंट कंपनीज, कैग का ऑप्शन है यहाँ पे? नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर। नहीं किया तो मेंबर्स, कितने दिनों के अंदर? 90 डेज। क्लियर? यस, शैल होल्ड ऑफिस टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। आगे यस, अब सब्सिक्वेंट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर। ओके, सब्सिक्वेंट ऑडिटर का गवर्नमेंट कंपनी और नॉन गवर्नमेंट कंपनी के सेक्शन नंबर अलग है। यस और नो? 139(5) के अंडर दोनों का भी अपॉइंटमेंट कवर्ड है। क्लियर? यस, ओके। तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर के केस में ओके, अगर गवर्नमेंट कंपनी होगा तो उन्होंने क्या बोला है? कौन अपॉइंट करेगा? कैग। कितने दिनों में? 180 दिनों में। यस, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखना है, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। समझ में आ रहा है? फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ओके, अब आएगा अगली, अब आगे आएगा मजा। अब यहां पे जब हम नॉन गवर्नमेंट कंपनी के सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात करते हैं तो वहां पे दो कैटेगरीज कवर होती है, विच आर दे? वेरी गुड। एक तो बाय मेंबर्स इन एजीएम और एक तो ऑडिट कमिटी। अगर मेंबर्स अपॉइंट करेंगे तो उसका प्रोसीजर कौन से सेक्शन के अंडर बताया गया है? 139(1). और अगर ऑडिट कमिटी अपॉइंट करती है तो 139(11). 111 111। Yes, appointment of auditor, subsequent auditor in case of non-government company के procedure section 111, members in AGM and audit committee. Clear? Okay, चलते हैं आगे। Yes, देखते हैं कि 139(1) का what is the procedure, क्या बताया गया है कि आपको अपॉइंटमेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करने से पहले उसे क्या चाहिए? कंसेंट और एक सर्टिफिकेट, है ना? सर्टिफिकेट में 4 चीजें होनी चाहिए। क्या क्या? एलिजिबल है कि नहीं, लिमिट्स अंडर सेक्शन 141, देन आगे यस, वो ना 2 पॉइंट्स डबल बार प्रिंट हुए हैं। हाँ यस, आगे एज पर टर्म्स है क्या? यस, एंड लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स, हाँ या ना? यस और नो? और ये कहां पे बताई गई है? रूल 4 में। 4 कंडीशंस, 4 चौथा रूल। क्लियर एवरीवन? ओके, यस, कम ऑन आगे। अब नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट, एक बार उन्होंने क्या बोला है कि अगर आपने फिर प्रोसीजर में एजीएम में अगर आपको अपॉइंट किया गया तो कंपनी आपको इन्फॉर्म करेगी 15 दिनों के अंदर और आरओसी को इन्फॉर्म करेगी 15 दिनों के अंदर। कौन सा फॉर्म फाइल करेगी? ADT 1। ADT स्टैंड्स फॉर ऑडिटर, और क्योंकि ये अपॉइंटमेंट है मतलब ये फर्स्ट स्टेज है इसलिए फॉर्म नंबर होगा ADT 1। क्लियर? ओके, यस, ठीक है, ओके, यस। अब आया सवाल ऑडिट कमिटी का। यस, यहां पे होना चाहिए सेक्शन 139(11). ओके, यस, तो यहां पे क्या बोला गया? वेयर ऑडिट कमिटी इज रिक्वायर्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 177। यस, तो यहां पे व्हाट इज द प्रोसीजर? कम ऑन,
सबसे पहले ऑडिट कमिटी क्या करेगा, रेकमेंड करेगा बीओडी को। फिर बीओडी क्या देखेंगे, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, और उसके अंडर कोई प्रोसीडिंग्स है क्या। बराबर है कि नहीं, कल हमने देखा, याद है आपको, आप लोगों ने लिख के भी लिया है, हाँ या ना? आई थिंक ये लिख के लिया है कि यहां पर रुक गए थे हम, ये वाला बाकी है लिखना। ओके ठीक है, यस। तो ओके, विल राइट इट डाउन लेटर, कम ऑन। यस, तो और बीओडी क्या चेक करेगा, क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस एंड प्रोसीडिंग्स। उसके बाद अगर उनको ओके लगा तो वो फिर रेकमेंड करेंगे किसको, मेंबर्स को, राइट। फर्दर रेकमेंड द अपॉइंटमेंट टू मेंबर्स, ओके, यस, एंड प्लेस द मैटर फॉर कंसिडरेशन बाय मेंबर्स इन एजीएम। ओके, नोट्स एकदम सिंपलेस्ट तरीके के नोट्स बनाए मैंने, बहुत ज्यादा कलर्स भी नहीं है, बहुत ज्यादा चार्ट नहीं है, पता ही नहीं चलता कहाँ पे चालू हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है। यस, मेन चीज क्या है, मेन चीजें हाईलाइटेड है, और टैब्यूलर फॉर्म में रहने की वजह से हेड पॉइंट, याद है ना, हेड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है और उसका एक्सप्लेनेशन है, सो दैट गिव्स यू इजियर वे टू स्टडी। मैं आपको एक नैक बताती हूँ, ओके, थ्योरी सब्जेक्ट का कभी भी याद रखना कि थ्योरी सब्जेक्ट का जब भी आप कोई चैप्टर करते हो, स्पेशली ऑडिट, तो आपके दिमाग में सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, अ फ्लो ऑफ चैप्टर भी होना चाहिए। जैसे कि हम जब बुक में वो कंपनी ऑडिट ओपन किए तो पहले क्या था, सेक्शन 141, 141(1), 141(2), 141(3) के डिस्क्वालिफिकेशंस, देन सेक्शन 144, बराबर है। फिर हमारे बुक में आगे लिखा हुआ था, हमको अपॉइंटमेंट पे जाना था, तो हमको ये जानना जरूरी था कि गवर्नमेंट कंपनी क्या है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी क्या है, इसलिए गवर्नमेंट कंपनी का एक्सप्लेनेशन लिया हुआ है, राइट। और फिर आगे हम आए अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अब ऑडिटर दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, बराबर है ना। तो पहले फर्स्ट ऑडिटर के बारे में बताया गया है, मतलब 139(6) and 7, देन 139(5) पे आए, फिर 139(5) में दो कैटेगरीज, मेंबर्स 139(1) एंड रूल्स, यस और नो, रूल 3, राइट, और रूल 4 भी एप्लीकेबल है, सर्टिफिकेट में 4 चीजें, राइट। फिर 139(11), मतलब जब मैं 139(11) की बात करूंगी, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ऑडिट कमिटी, ये ऑडिट कमिटी अपॉइंटेड है अंडर सेक्शन 177. So whenever there is appointment of auditors under audit committee, I have to refer to 2 sections. पहले तो मुझे उनका बताना पड़ेगा कि ऑडिट कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 177 एंड इट इज ऑडिट कमिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेकमेंड द नेम ऑफ ऑडिटर, and following is the procedure for appointment of auditor by audit committee under section 139(11). Clear? Do you understand everyone? Okay, ये एक फ्लो जब अपने दिमाग में होता है, से फॉर एग्जाम्पल कंपनी ऑडिट पे एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको 4 सेक्शंस को रेफर करना है, ओके, तो उस मिनट आपको क्या करना है, एक बार आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन का समरी कर लिया, देन यू हैव टू रन द फ्लो ऑफ द चैप्टर इन योर माइंड, तो आपको समझ में आएगा कि मैं कहां से कौन सा पार्ट उठा सकती हूं। डू यू अंडरस्टैंड? यस, एक फ्लो में जाओगे तो हैज़ार्ड पैनिक होके कहीं से भी कुछ भी ले लिया तो कुछ ना कुछ पॉइंट आपका छूटेगा ही, राइट। इसलिए मैंने ये टैबुलर फॉर्म में दिया है और जो हो सके उतना लॉजिकली लिंक करने की कोशिश की है फ्लो ऑफ चैप्टर को, ओके। यस, रादर सेक्शन नंबर वाइज देखती तो पहले सेक्शन 139 आना चाहिए था, राइट, बट आई प्रेफर सेक्शन 141 फर्स्ट, बराबर है कि नहीं, क्योंकि जब ऑडिटर कौन है ये पता होगा तभी तो उसके अपॉइंटमेंट का अपने को कोई रेफरेंस है, हाँ या ना, ओके। यस, कम ऑन फर्दर। इफ बीओडी डिसएग्री, बीओडी को रिकमेंडेशन ठीक नहीं लग रहा, ओके, एंड इफ देयर इज डिसएग्रीमेंट इन दैट केस रीजंस और रेफर बैक, हाँ या ना। फिर ऑडिट कमेटी को लगता है ठीक है यार, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पॉइंट बराबर है, हमको दूसरा नाम रिकमेंड करना चाहिए, तो वो प्रोसीजर फिर से रिपीट होगा। अगर वो जिद पे अड़े हैं, नहीं हमने रेकमेंड किया हुआ नाम आप खारिज कैसे कर सकते हो, अगर केस ऐसा रहा तो इन दैट केस, यस, एक्सक्यूज मी, बीओडी क्या करेगी, वो मैटर बीओडी हैंडल करेगी, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट करने से पहले क्या करेगी, रिकॉर्ड करेगी रीजंस क्या है डिसएग्रीमेंट का बीओडी और ऑडिट कमेटी के बीच में, राइट। Yes, everyone? Okay? Yes, further. Casual vacancy. We didn't reach till casual vacancy, right? नहीं? Okay, तो एक बार कल का जो बाकी का पीपीटी है वो लिख लो, फिर हम आगे जाएंगे।
यस, ऑडिट कमेटी के ये प्रोविजंस आगे है, बट मैंने वो ऑडिट कमेटी का जिक्र आया इसलिए उधर ही मेंशन कर लिया है. यस, राइट फ्रॉम हियर. ओके, दिख रहा है आपको? ये हो गया है. यस, ऑडिट कमेटी से बाकी है, राइट? ओके, कम ऑन, क्विकली, फास्ट लिखना ताकि हम आगे के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से करेंगे. कि बाद में लिखोगे सब कुछ एक साथ. फ्रेश माइंड है तब तक क्लास कर ले, है ना? ये भी तो आइडिया अच्छा है. ओके, तो राइटिंग हम लोग सब कुछ एक साथ ही करेंगे एट द एंड ऑफ द क्लास. मतलब आज बहुत राइटिंग रहेगा. ठीक है, चलो. फ्रॉम हियर, कैजुअल वेकेंसी. यस, कैजुअल वेकेंसी. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कैजुअल? यस, कैजुअल, not regularly. Okay, not necessary. Casual. I'm not asking you the meaning of this word with law reference. Casual, ha. Ordinary, yes. Yes, क्या बोला गया है? Ordinary. मतलब अपने आप हो जाता है, या ना? यस, तो यहाँ पे कैजुअल वेकेंसी मतलब क्या? हमने बकायदा ऑडिटर अपॉइंट किया था. ओके, बट कुछ कारणवश क्या हुआ? यस, वो डिस्क्वालीफाई हो चुका अपने आप. आई रिपीट, हमने बकायदा ऑडिटर अपॉइंट किया था. यस, हमने ऑडिटर अपॉइंट किया था प्रॉपरली. फॉर फर्स्ट ईयर अपॉइंट किया था, 5 सालों के लिए अपॉइंट किया था, बराबर है? यस, वो क्वालिफाइड था और वो डिस्क्वालिफाइड भी नहीं था जब हमने अपॉइंट किया था. ओके, यस. अब एक्चुअली हमने अपॉइंट किया है तो वो 6th AGM में रिटायर होने वाला है, हाँ या ना? बट उसके पहले ही वो डिस्क्वालीफाई हो गया. अपने आप. उसको कहा जाता है कैजुअल वेकेंसी, क्योंकि वो द मोमेंट ही गेट्स डिस्क्वालिफाइड, कैन ही कंटिन्यू टू बी एन ऑडिटर? नो, ही हैज टू वेकेट द ऑफिस ऑफ द ऑडिटर. उसको वो जगह खाली करनी पड़ेगी, इसलिए उसको कहा गया है वेकेंसी. वेकेंसी जनरेट नहीं की है, वेकेंसी अपने आप नॉर्मल वे में जनरेट हो गई है, इसलिए कैजुअल वेकेंसी. समझ में आ रहा है एवरीवन? ओके, yes, so casual vacancy मतलब क्या है? Come on everybody with me. Auditor was duly appointed. At the time of appointment, auditor was qualified to be appointed as an auditor. But unfortunately बाद में क्या हुआ? Yes, unfortunately वो बाद में disqualify हो गया, इसलिए हमको क्या करना पड़ा? उसका ऑफिस वेकेट करना पड़ा. वैकेंसी जनरेट हो गई, इसलिए उसको कहा जाता है कैजुअल वैकेंसी. क्लियर? यस. अब ऑडिटर की कुर्सी खाली रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा? ऑडिटर उसकी जगह पे अपॉइंट करना पड़ेगा. ओके, ठीक है. तो अभी फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी इज कवर्ड अंडर सेक्शन 139(8). अंडर 139(8). सो कम ऑन, कौन से सेक्शंस देखे? 139(1) देखा, फिर 139(5) देखा, 6, 7 एंड 11. अब आगे हम बढ़ रहे हैं 8, 139(8) की ओर. समझ में आ रहा है? ओके, यस. चलो अगेन, सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ेगा? कौन सी प्रकार की कंपनी है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी में कौन आ जाता है पिक्चर में? C&AG ऑफ इंडिया. क्लियर? ओके, अब गवर्नमेंट कंपनी है तो हमको सबसे पहले क्या देखना है कि किस वजह से ये ऑडिटर का जगह में कैजुअल वैकेंसी आई है. मतलब ऐसी वजह जो उसके कंट्रोल में नहीं है. डू यू अंडरस्टैंड? कोई रिलेटिव है, रिलेटिव ने इन्वेस्ट किया कंपनी में, फेस वैल्यू मोर देन 1 लाख, उसको 60 दिनों का वक्त दिया, रिलेटिव को बहुत रिश्वत खिलाने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी कि भाई मेरा पेट पल रहा है इस कंपनी पे, ओके, थोड़े शेयर्स कम कर दे, पर वो मानने को तैयार नहीं. मतलब डिस्क्वालिफिकेशन हैज बीन अट्रैक्टेड, मींस यू आर डिस्क्वालिफाइड, मतलब आपको आपकी कुर्सी खाली करनी पड़ेगी. केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी. समझ में आ रहा है?
और कौन सी वजह है जिससे कैजुअल वैकेंसी आता है? एक तो डेथ, अरे अब चला ही गया तो क्या ही ऑडिटर, बराबर है। फिर किसी वजह से अगर डिस्क्वालीफाई हो गया तो, डिस्क्वालिफिकेशन अगर अट्रैक्ट हो गया तो, या तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो गया तो, मतलब आई एम वर्किंग एज अ पार्ट ऑफ पीक्यूआर एंड कंपनी और वो फर्म में डिसॉल्व हो गई, वी आर अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर एज पीक्यूआर एंड कंपनी, वो फर्म में डिसॉल्व हो गई, पर अगर मेरा कंपनी के साथ ट्यूनिंग अच्छा है तो मैं उनको क्या बोलूंगी, फर्म को डिसॉल्व कर दो, उसकी जगह खाली कर दो, मैं पी एंड एसोसिएट्स करके एक सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करती हूँ, आप मुझे ऑडिट दो। फिर इन दैट केस पीक्यूआर एंड कंपनी को तो ऑडिटरशिप छोड़ना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं, राइट? तो कुर्सी खाली हुई, कैजुअल वैकेंसी हैज अरिजन। क्लियर? ओके, यस यस। और एक चीज, रेजिग्नेशन, बराबर है ना? यस, कंपनी को ज्यादा प्रेशर कर रही है, गलत गलत चीजों पे साइन करने के लिए बोल रही है, यस, या तो फिर मुझे वक्त कम पड़ रहा है, मैं काम अपना ठीक से नहीं कर पा रही। ओके, तो कैन आई रिजाइन फ्रॉम ऑडिटरशिप? Yes. So come on, what are the reasons of casual vacancy? 3D and resignation. 3D and resignation. 3D and resignation. Okay? अब उनका क्या कहना है कि अगर गवर्नमेंट कंपनी है ना, वजह चाहे कुछ भी हो, अपॉइंट तो एक ही इंसान करने वाला है, CNAG। समझ में आ रहा है? CNAG ऑफ इंडिया कितने दिनों में? 30 days. ओके, यस। अगर CNAG ने नहीं किया, सी इट इज अ कैजुअल वैकेंसी, बराबर है ना, इट इज नॉट अ नॉर्मल प्रोसीजर, बराबर है ना। इन केस ऑफ नॉर्मल प्रोसीजर CNAG को पता है, वो लिस्ट निकालेगा कि भाई कौन सी गवर्नमेंट कंपनी है, लिस्ट दो, 180 दिनों के भाई मुझे ऑडिटर अपॉइंट करना है, बराबर है ना। मैंने उससे बकायदा अपॉइंट कर दिया, बट साल के बीच में कुछ तो हो गया, या बराबर है ना। यस, तो इन दैट केस अगर CNAG ने अपॉइंट नहीं किया तो यहाँ पे BOD को अपॉइंट करना पड़ेगा विद इन 30 days। मतलब BOD क्या करेगी, 30 दिन रुकेगी। अगर CNAG ने अपॉइंट किया तो ठीक, अगर नहीं किया तो विद इन 30 days फ्रॉम जहां पे 30 दिन खत्म होते हैं वहां पे उनका काम चालू होता है। सो विद इन 30 days फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 30 days। क्लियर एवरीवन? 100%? यस, ओके। तो चलो वन सेकेंड, कम ऑन, हम बात कर रहे हैं कैजुअल वैकेंसी की। कैजुअल वैकेंसी इज व्हाट कैन बी अराइजन बिकॉज ऑफ 3D एंड रेजिग्नेशन। 3D इज डेथ, disqualification, dissolution of firm या resignation. Okay, covered under which section? 139(8). Death. Okay, yes, 139(8). समझ में आया? Okay, अब गवर्नमेंट कंपनी के केस में चाहे वजह कोई भी हो, अपॉइंट करने वाला एक इंसान है, CNAG। 30 दिनों का वक्त, नहीं किया BOD कितने दिनों में? जहां पे वो 30 दिन खत्म होंगे, वो 31 दिन से आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 days, 30 days आर अगेन गिवन टू देम फॉर अपॉइंटमेंट। समझ में आया? ओके, यस। इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि वजह क्या है, वजह क्या है। अगर वजह 3D है, मतलब डेथ, ध्यान से, डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन या डिसोल्यूशन, तो समझो बच्चों, तो क्या यहां पे इन तीनों में से कोई भी वजह है कि ऑडिटर रिजाइन करना चाहता है कि ऑटोमेटिक ऑडिटर रिजाइन हो चुका है? हो चुका है, मतलब ऑडिटर हैज नो इंटेंशन ऑफ बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द ऑडिटरशिप। यस और नो? यस, इसका मतलब है कंपनी ठीक ठाक काम कर रही है, ध्यान से, BOD ठीक से काम कर रही है, ऑडिटर को BOD से कोई दिक्कत नहीं है। समझने वाली बात है, राइट? तो यहां पे अगर 3D की वजह से वैकेंसी हुई तो अपॉइंट कौन करेगा? BOD। बट रेजिग्नेशन मतलब ऑडिटर खुद छोड़कर गया है, हैरान परेशान होके, राइट? BOD उस पर प्रेशराइज कर रही है कि तू नहीं बाबा ये सैंक्शन कर, तू नहीं बाबा ये कर, तू नहीं बाबा इस पे साइन कर, हाँ या ना, राइट? तो वहां पे रेजिग्नेशन के केस में BOD क्या करेगी? कुछ जानबूझ के जो ऑडिटर पसंद नहीं है ना, अच्छा काम कर रहा है ना, उस पर प्रेशर करेगी, फिर वो छोड़ के जाएगा, फिर अपना पसंदीदा ऑडिटर अपॉइंट करेगा, बराबर है कि नहीं? यस, इसलिए उनका क्या कहना है कि अगर रेजिग्नेशन किया है ऑडिटर ने तो BOD नहीं अपॉइंट कर सकती। सिर्फ डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन और डिसोल्यूशन ऐसी वजह जो ऑडिटर के बस में नहीं है। क्लियर? इन दैट केस हु विल अपॉइंट? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कितने दिनों में? 30 days। विद इन
30 days. ओके यस. फिर रेजिग्नेशन हुआ तो कौन अपॉइंट करेगा? कुछ मिस्टेक है? हाँ, एक सेकेंड. हाँ, एक मिनट. इट शुड बी वो गलती से रिपीट हो गए हैं मेरे हाथ से. मतलब यहां पे उनका क्या कहना है? अपॉइंटमेंट कौन करेगी? अपॉइंटमेंट बीओडी नहीं करने वाला है, शेयर होल्डर्स ही करेगा. ओके बट बीओडी को सिर्फ क्या करना है? रेकमेंड करना है. समझ में आ रहा है? बीओडी क्या करने वाली है? इज ओनली गोइंग टू रेकमेंड द नेम ऑफ द ऑडिटर. समझ में आया है? फिर मेंबर्स क्या करेंगे? जांच पड़ताल करेंगे. पिछला ऑडिटर क्यों गया? राइट इसमें बीओडी की कुछ बदमाशी थी क्या? राइट अब जो बीओडी जिसका नाम सजेस्ट कर रहे हैं उसका काम कैसा है? उसका मार्केट में रेप्यूटेशन कैसा है? राइट ये कितने दिनों तक वो लोग कितने दिनों का वक्त है उनके पास? 3 महीनों का वक्त है. यस दे हैव टू गिव द अप्रूवल विद इन 3 months. समझ में आ रहा है? ओके यस एवरीवन. ओके ठीक है. सो इफ देयर इज कैजुअल वैकेंसी व रेजिग्नेशन, यस 30 दिनों में रिकमेंडेशन देना है. किसको? बोर्ड को. ओके ओके बोर्ड मीटिंग करेगी बोर्ड और अपना रेकमेंड करेगी. बराबर है ना? ओके ठीक है. अब ये रेकमेंडेशन अप्रूवल करना है मेंबर्स को कितने दिनों में? 3 months के अंडर. ओके अब ये 3 months कब से? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. विद इन 3 months ऑफ रेकमेंडेशन. ध्यान से. ओके आप जब रेकमेंड करोगे वहां से 3 महीनों का वक्त दिया गया है. मतलब मेंबर्स को इतना सारा टाइम दिया गया है यह पता करने के लिए कि पिछला ऑडिटर तो पहले रिजाइन क्यों किया. बराबर है ना? व्हाट इज द इंटेंशन? क्या यहां पे बकायदा यस एक्चुअली ऑडिटर को छोड़ना था, ऑडिटर की कुछ मजबूरी थी इसलिए छोड़ा, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहीं पे इन्वॉल्व है? राइट सो दे कैन इन्वेस्टिगेट इनटू द न्यू ऑडिटर विच इज बीन रेकमेंडेड अगेन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. क्लियर everyone? 100%? okay so come on everybody. 139.8 casual vacancy reasons are 4 3D and resignation, death, disqualification, dissolution and resignation. बराबर? ओके आगे. गवर्नमेंट कंपनी होगी तो कैग 30 दिन नहीं किया, बीओडी 30 दिन. ओके गवर्नमेंट कंपनी नॉन गवर्नमेंट कंपनी रीजन देखो 3D रीजन है, बीओडी अपॉइंट कर लेगा. बराबर है ना? कोई वेट करने की जरूरत नहीं है, 30 दिनों का वक्त है. बट यहां पे नॉन गवर्नमेंट कंपनी का रीजन अगर रेजिग्नेशन है तो क्या होगा? बोर्ड अपॉइंट कर सकती है? हाँ सिर्फ रेकमेंड कर सकती है. यस करेक्ट इन करेक्ट. इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी, इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, board of directors recommended and appointed Mr. X as the auditor in place of office vacated by Mr. A. Incorrect. क्योंकि वो सिर्फ रेकमेंड कर सकते हैं, सिर्फ रेकमेंड कर सकते हैं. वो क्वेश्चन क्या था? रेकमेंडेड एंड अपॉइंटेड. क्लियर? चलेंगे आगे. ओके यस अब आगे. हाँ हाँ और 30 दिनों में उनको रेकमेंड करना. ऐसा थोड़ी ना साल खत्म हो रहा है अब रेकमेंड करोगे आप. बराबर है ना? उनको भी तो कुछ वक्त की तादाद होनी चाहिए. राइट क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेकमेंड करेंगे फिर 3 महीनों में ऑडिटर्स शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे ऑडिटर को. ओके आगे. रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स. 30 डेज में रेकमेंड नहीं किया तो शेयर होल्डर्स अपना अपना मीटिंग अपने आप बुलाएंगे और खुद ही अपॉइंट कर लेंगे. ये डिफॉल्ट हुआ ना बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. yes okay shall we go ahead आगे come on. अब आया रोटेशन ऑफ ऑडिटर. ये रोटेशन गोल गोल घुमा रहे हो आप ऑडिटर को. यस यस गोल गोल घुमा रहे हो. क्यों? क्यों? एक्स्ट्रा दोस्ती, कंफर्ट. याद है क्या मिस्टर एक्स स्टार्टिंग वाला एग्जाम्पल?
बराबर है। सालों से अगर एक ही ऑडिटर कुर्सी गर्म करता है तो क्या हो जाता है? यस, उसके नाप का छेद भी हो जाता है कुर्सी में, फिर तो दिलों में कितना छेद होता होगा, हाँ या ना? यस और नो? यस। तो यहां पे उनका क्या कहना है? यस, ये जो सत्यम स्कैम, ये नया कंपनीज एक्ट आया ना, उसके बाद ही आया है, राइट? उनका क्या कहना है? क्या कहना है कि रुको, एक ऑडिटर को आप बार बार अपॉइंट नहीं कर सकते। ओके, एक ऑडिटर को अपॉइंट करो, कितने साल के लिए, किसको, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। समझ में आ रहा है? ओके, फिर उसके बाद उसको ब्रेक दो, दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट करें। हाँ, उसके बाद फिर से आपको पहले ऑडिटर को अपॉइंट करना है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, पर बीच में कोई और तो हमको चाहिए। यस, डन, शैल वी गो अहेड? यस, तो हमने यहाँ पे कोई पूछ रहा था 132.4 किधर गया? इधर है, 139.2 एंड 139.4। समझ में आ रहा है? ओके, एंड रूल 5, मतलब हमने रूल 2 देखा, रूल 3 देखा, रूल 4 देखा, अब हम रूल 5 की ओर जा रहे हैं। क्लियर? ओके, यस। तो कम ऑन, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। आज के सेशन में हमने कौन से सेक्शंस देखे? सबसे पहले 139.8 कैजुअल वैकेंसी, और अब 139.2 एंड 139.4। क्लियर? ओके, यस। जस्ट 1 मिनट, आज मुझे एक इमरजेंसी आई है, ठीक है? यस, नहीं छुट्टी नहीं है, ओके, छुट्टी नहीं है। यस, आगे चलो ध्यान से, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इस पे एक क्वेश्चन, एक केस स्टडी आएगा और आज बहुत मजा आएगा इसकी केस स्टडीज पढ़ने को। ओके, तो आज आप लोगों को बहुत सारा लिखना है, तो 143 तो हो गया ऑलरेडी, ठीक है, मैं ये पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट करूंगी, सो बी रेडी, आपको बहुत सारा लिखना है आज। फिर से कम ऑन, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स क्या बोला गया है? यस, इन केस ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, ये किसको एप्लीकेबल है? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये एप्लीकेबल है टू ऑल लिस्टेड कंपनीज। कम ऑन माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल लिस्टेड कंपनीज। फिर चाहे आपका टर्नओवर कुछ भी हो, फिर चाहे आपका पेड अप शेयर कैपिटल क्यों ना कुछ भी हो, अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? यस, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स करना पड़ेगा। क्यों? कौन बताएगा? लॉजिक होगा ना, पब्लिक का पैसा है भाई, बराबर है ना? यस, आप लिस्टेड हो, पब्लिक अपना खुद का मेहनत से कमाया हुआ कतरा कतरा पैसा आपके कंपनी में डालने वाली है, राइट? तो आप ऑडिटर के साथ एक्स्ट्रा कंफर्ट जोन में नहीं जा सकते। समझ में आ रहा है? ओके, यस, सो इट इज एप्लीकेबल टू ऑल लिस्टेड कंपनीज। नेक्स्ट, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज। ध्यान से, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जिसका पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन और इक्वल टू 10 करोड़ है। कितना? मोर देन और इक्वल टू 10 करोड़ है, या प्राइवेट कंपनीज। ओके, ऑल लिस्टेड कंपनीज कवर्ड। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पर मॉनिटरी लिमिट क्या है? पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन और इक्वल टू 10 करोड़। नेक्स्ट, अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो लिमिट कितना है? पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन और इक्वल टू 50 करोड़। यहां पे अमेंडमेंट है, पहले 20 करोड़ था, अब इसको 50 करोड़ कर दिया है। यस, पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन और इक्वल टू 50 करोड़। और आगे कंपनीज जो नॉट कवर्ड इन BNC, मतलब क्या? ध्यान से, ऐसी एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 9 करोड़ है। ध्यान से, ऐसी एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसका क्या है? कितना है पेड अप शेयर कैपिटल? 9 करोड़। तो अब मुझे बताओ, उसको रोटेशन ऑफ ऑडिटर के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे क्या? नहीं होंगे, क्योंकि यहां पे पेड अप शेयर कैपिटल कितना बोला है? 10 करोड़। बट अगर उसकी बोरोइंग 52 करोड़ है, मतलब अगर पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 9 करोड़, मतलब ये तय हो गया कि वो प्रोविजन बी में नहीं कवर होने वाली, पार्ट बी में कवर नहीं है, ये तय हुआ। बट फिर रुको, देखो उसके बोरोइंग्स कितने हैं। अगर उसके बोरोइंग्स 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा है, इन दैट केस रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स प्रोविजंस आर एप्लीकेबल।
ध्यान से एक बार स्क्रीन पे लिखा है उसको पढ़ो, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ. वी आर गोइंग टू हैव एग्जांपल्स ऑन इट आल्सो. कम ऑन, इतना सिंपल नहीं है जितना लगता है. And when I say it is important, it means it is super important. Yes. Yes or no? समझ में आ रहा है क्या? Come on, let's revise. It is applicable to number 1, all listed companies. Unlisted public company जिसका paid up share capital more than or equal to 10 crores and private companies जिसका paid up share capital more than or equal to 50 crores. Yes. अब जो B और C में कवर्ड नहीं है, मतलब जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 या 50 करोड़ से अंदर है, तो रुको, कहां पे जाओ? बोरोइंग्स में जाओ. ओके, बोरोइंग्स में देखो, उनके बोरोइंग्स अगर 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा है, इन दैट केस रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स विल बी एप्लीकेबल. क्लियर? यस एवरीवन. यस, अनुराग, इरम, ऋषभ, कृपल, आकांक्षा, मानस, विवेक, प्रीति, yes, Rahman, Vinay, any problems? Do you understand this provision? Yes, my dear students. Do you understand this provision? Any problem? Yes, Yash, Anushka, do you understand? Okay, no problem. Okay, yes. अब जब हम borrowings की बात करते हैं, ध्यान से बच्चों, जब हम borrowings की बात करते हैं, तो borrowing किस किस से लेते हैं पैसा? बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से. क्या पब्लिक डिबेंचर्स, इज इट अ बोरोइंग? यस. पब्लिक डिपॉजिट, इज इट अ बोरोइंग? यस. तो सारों का एडिशन हमको लेना है, और अगर ये एडिशन 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा है तो रुको, फिर चाहे आप पब्लिक कंपनी हो चाहे आप प्राइवेट कंपनी हो, अगर आपका बोरोइंग 50 करोड़ से या 50 करोड़ से ज्यादा है तो आपको रोटेशन ऑफ ऑडिटर के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे. क्लियर? ओके. यस. अब ये नॉट एप्लीकेबल टू किसको किसको है? एक तो स्मॉल कंपनीज और एक 1 पर्सन कंपनी. समझ में आ रहा है? स्मॉल कंपनी या तो फिर 1 पर्सन कंपनी. ओके. यस. अब रोटेशन ऑफ ऑडिटर के प्रोविजन एप्लीकेबल मतलब क्या? मतलब उनका क्या कहना है? ऑडिटर को घुमाओ. ओके. शैल नॉट अपॉइंट और रीअपॉइंट. किसको? प्रोविजन को ठीक से समझो. एन इंडिविजुअल ऑडिटर, अगर आपका ऑडिटर इंडिविजुअल ऑडिटर है, मतलब अगर वो सोल प्रोप्राइटरशिप के बेसिस पे काम कर रहा है, तो उसको आप कब रीअपॉइंट नहीं कर सकते? फॉर मोर देन 1 टर्म ऑफ 5 consecutive years. फिर से, shall not appoint or reappoint an individual auditor for more than 1 term. शब्द देखो, उन्होंने क्या बोला? फॉर मोर देन 5 years बोल दिया क्या? फॉर मोर देन 1 term. और एक टर्म में कितने साल कवर होते हैं? 5 years? नो 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 नो. 2 साल मैंने अपॉइंट किया, 1 साल छोड़ा, 2 साल अपॉइंट किया, 1 साल छोड़ा. 5 consecutive years. Clear? Okay, so come on once again. Yes, shall not appoint or reappoint an individual auditor for more than 1 term of 5 consecutive years. Okay? अगर इंडिविजुअल की जगह पे ये फर्म होगी, ऑडिट फर्म, मतलब more than 1 partners. Yes or no? 2 or more partners. हाँ या ना? Yes, in that case उनको कितना टर्म दिया गया? यहाँ पे 1 term, यहाँ पे 2 terms. 2 terms. डायरेक्टली ऐसा नहीं बोला for 10 years. शब्द देखो, shall not appoint or reappoint an auditor firm for, yes, more than 2 terms of 5 consecutive years. मतलब अपने आप 10 साल हो गए. Yes, everybody, come on. So 139.2 and 139.4 along with rule 5 speaks about rotation of ऑडिटर. रोटेशन ऑफ ऑडिटर किसको एप्लीकेबल है? सारे लिस्टेड कंपनी को एप्लीकेबल है. फिर यस, कम ऑन, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन और इक्वल टू 10 crores है. देन नेक्स्ट, प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन और इक्वल टू 50 crores है. और
अदर कंपनीज जो बी और सी में कवर्ड नहीं है पर उनका बोरोइंग्स इक्वल टू या मोर देन 50 करोड़ है. क्लियर? ओके. शैल नॉट अपॉइंट और रीअपॉइंट किसको? एन इंडिविजुअल ऑडिटर फॉर अ पीरियड ऑफ फॉर अ टर्म ऑफ for more than one term of 5 consecutive years, and in case of audit firm not more than 2 terms of 5 consecutive years. Clear? Okay, सेक्शन दिमाग में फिट हो गया. चलेंगे आगे. ठीक है. यस, अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले रही हूं. आपको मुझे बताना है कि रोटेशन ऑफ ऑडिटर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा. यस यस, सवाल आपके स्क्रीन पे. ओके एक बार ना एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में नीचे प्रोविजंस लिख लेते हैं. ओके क्या क्या प्रोविजन है कि अगर आप सबसे पहले तो ऑल लिस्टेड कंपनीज, फिर अगर आप अनलिस्टेड हो यस अनलिस्टेड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, तो आपका पेड अप शेयर कैपिटल चेक किया जाएगा कितना. अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो क्या चेक किया जाएगा. और फोर्थ क्या बोला है, 2 में नहीं है एंड 3 में भी नहीं है तो चेक करो बोरोइंग्स. सही है. ओके सो चलो अब क्वेश्चंस आपके सामने. नोबडी इज गोइंग टू आंसर. मुझे पहले लिखने दो फिर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे. अच्छा एक एक केस करते हैं. चलो नो प्रॉब्लम. नहीं तो क्योंकि जवाब आपके मन में रहेगा नहीं. ए लिमिटेड है. ओके यहां पे नेम, नेचर, पेड अप शेयर कैपिटल, बोरोइंग्स, और आपको मुझे बताना है कि रोटेशन एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा. क्लियर? Okay, yes, come on. A Limited, case 1, is an unlisted company. Paid up share capital 20 crores. मुझे पागलों की तरह बुद्धों की तरह जवाब नहीं चाहिए. 2 मिनट रुको, सोचो और फिर जवाब देना. अगर उसका बोरोइंग 25 करोड़ है, रोटेशन के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे. नो, यस और नो. अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट का है नाम में. देखा मैंने बोला था ध्यान से. नाम क्या है, ए लिमिटेड, मतलब इट इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी और वो अनलिस्टेड है. तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल का लिमिट 10 crores. ओके सो एप्लीकेबल. ओके चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं. ओके नेक्स्ट है बी लिमिटेड, अनलिस्टेड 8 crores 45 crores. यस अनलिस्टेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी है. पेड अप शेयर कैपिटल का पास पहले देखो विद इन द लिमिट, ठीक है. बोरोइंग विद इन द लिमिट, ठीक है. सो हियर नॉट एप्लीकेबल. क्लियर? ओके चलो आगे नेक्स्ट. ओके सी लिमिटेड, लिस्टेड कंपनी है. मुझे कुछ भी नंबर आगे देखने की जरूरत है क्या? कुछ भी देखने की जरूरत है? अरे क्यों रुला रहा है यार. तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स इज एप्लीकेबल. क्लियर? नेक्स्ट डी लिमिटेड, लिस्टेड कंपनी. मुझे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, चाहे कितना भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, 1 रुपए का भी कुछ क्यों ना हो. योर रोटेशन ऑफ ऑडिटर का प्रोविजन इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल टू यू. नेक्स्ट ओके यस मानो ई लिमिटेड. नाम को थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगी मैं. एक काम करती हूँ, ई प्राइवेट लिमिटेड. ओके मानो कि अनलिस्टेड है, 10 करोड़ 51 करोड़. ध्यान से,
Applicable or not applicable? Applicable. Okay. And last example for the day. F Private Limited is an unlisted company, 52 crores and 40 crores. The moment paid up share capital कितना है? 52 crores. इसलिए आपको रोटेशन ऑफ ऑडिटर का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा. 100% कॉन्सेप्ट क्लियर. यस एवरीवन, वेरी गुड वेरी गुड. यस, अच्छे से क्लियर हो गया. यस, चलो चलते हैं आगे. ओके, अब एप्लीकेबिलिटी तो हम समझ लिए. अब हम देखेंगे किसको अपॉइंट कर सकते हैं, किसको नहीं. तो समरी ऑफ प्रोविजन अगर आप देखते हो तो 139 2 and 4 को क्या कहना है अलॉन्ग विथ रूल 5 कि अगर आपने फर्स्ट एजीएम में किसको अपॉइंट किया, सीएपीबीटी को अगर आपने अपॉइंट किया एज एन ऑडिटर, इन दैट केस 139(1) में अगर आपने अपॉइंट किया तो 6th एजीएम तक उसका ड्यूरेशन रहेगा. हाँ या ना? 6th एजीएम तक 5 साल हुए, मतलब एक टर्म हुआ, एक टर्म में 5 साल होगा. एंड बिकॉज इट इज एन इंडिविजुअल ऑडिटर, सिर्फ एक टर्म ही सर्व कर सकता है. बराबर है? यस. मतलब 6th एजीएम में क्या मैं सीएपीबीटी को फिर से अपॉइंट कर सकती हूँ क्या? फिर से अपॉइंट नहीं कर सकती. मतलब ये इसके जगह पे आई विल वांट अनदर ऑडिटर अंडर सेक्शन 139(1). करेक्ट? यस. फिर 11th एजीएम में क्या होगा? क्या मैं सीएपीबीटी को फिर से अपॉइंट कर सकती हूँ? अरे ठीक है, बीवीटी देख उधर दिख रहा है ना. सीएबीवीटी को मैं फिर से 11th एजीएम में अपॉइंट कर सकती हूँ? नहीं, क्योंकि उसका भी एक टर्म खत्म हो चुका है, 5 साल खत्म हो चुका है. तो हियर आई हैव टू अपॉइंट अनदर ऑडिटर. तो ये प्रोविजन है इंडिविजुअल के केस में. सिंपल लैंग्वेज में समझ में आया? ओके. अब आगे फर्म के केस में क्या होता है, ध्यान से, ये बहुत काम आने वाली चीजें हैं. फर्स्ट एजीएम में अगर मैंने मेसर्स एबीसी एंड कंपनी को अपॉइंट किया है एज एन ऑडिटर, 6th एजीएम आया. ओके. यस, 6th एजीएम में एबीसी एंड कंपनी को बाय बाय बोलना पड़ेगा मुझे. हाँ या ना? एक टर्म ही हुआ है फर्म के केस में. सी द मोमेंट नाम देखो, एबीसी एंड कंपनी, राइट? यस, इट इज व्हाट? फर्म. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का फर्म है. तो आपको 2 टर्म सर्व करना है. आपको एक टर्म यहां पे हुआ, फिर आपको फिर से, मतलब 6th एजीएम में आप फिर से अपॉइंट होंगे, आपको और 5 साल का वक्त दिया जाएगा सेकेंड टर्म में. ओके. फिर 11th एजीएम में क्या मैं मेसर्स एबीसी एंड कंपनी को फिर से अपॉइंट कर सकती हूं? कर सकती हो क्या? नहीं कर सकती. फिर इनके जगह पे मुझे दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा. क्लियर? 100%. यस. ओके, चलेंगे आगे. सो दिस इज द केस इन केस ऑफ फर्म. ओके. अब चलते हैं आगे. अब इस रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, सी, फिर इसके बहुत सारे केसेस आए सामने. क्यों? अपना कर्मा. ओके. मतलब क्या? एबीसी एंड कंपनी को 2 टर्म्स दिए, 10 साल उसने सर्व किया. फिर 10 साल खत्म होते ही एबीसी एंड कंपनी से ए निकल गया बाहर. फिर ए ने एएन एसोसिएट्स बनाया और कूदने लगा कंपनी के सामने. मैं भी. समझ में आया? यस. तो फिर गवर्नमेंट क्या बोल रही है, कंपनी से क्या बोल रहा है? अरे तुम ऐसा जोकरगिरी कियोगे तो मेरा इंटेंशन ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स खत्म हो जाएगा. राइट? इसलिए उन्होंने क्लियरली स्पेसिफाई किया है कि अगर आप किसी ऑडिटर को ऑडिटरशिप से हटाते हो, जैसे कि यहाँ पे सीएपीबीटी, 5 साल तक उसको वापस आप ऑडिटरशिप पे नहीं ला सकते. ओके. मेसर्स एबीसी एंड कंपनी 5 साल तक नहीं ला सकते. ओके. रिटायरिंग ऑडिटर के पार्टनर को आप नहीं ला सकते. कॉमन ब्रांड नेम को आप नहीं ला सकते. ओके. वो सारे केसेस हम डिटेल में देखेंगे. अब आगे ध्यान से. सबसे पहले इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी. तो एक बार याद कर लेते हैं स्मॉल कंपनी मतलब क्या है. राइट? ओके. No. The procedure once again, it will be reviewed once again. Yes. सबसे पहले in case of small company, the answer should be no. If you are not a public company, okay, are you a public company? आंसर क्या आना चाहिए? No. फिर नेक्स्ट, आर यू होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी? आंसर क्या आना चाहिए? नो. फिर आर यू एस्टैब्लिश अंडर स्पेशल एक्ट? तो आंसर क्या आना चाहिए? नो. देन आपका टर्नओवर क्या 2 करोड़ से ज्यादा है? आंसर आना चाहिए नो. ओके. एंड क्या आपका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा है? आंसर आना चाहिए नो. और अगर आपके सारे आंसर्स नो रहे तो आपकी कंपनी बन जाएगी स्मॉल कंपनी.
क्लियर एवरीवन? यस, ओके, ठीक है, यस। चलो चलते हैं आगे, नेक्स्ट। यस, तो अब वेटिंग और कूलिंग पीरियड हम क्या देख रहे हैं? सेक्शन 139 2 and 4 रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे ये वेटिंग पीरियड और कूलिंग पीरियड मतलब क्या? यस, सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं देती हूँ। लॉकडाउन में जब पूरा प्रेस्टीज पॉइंट बंद था तो इट वाज अ कूलिंग पीरियड फॉर द ट्रैफिक इन प्रेस्टीज पॉइंट। समझ में आया? यस, मतलब ऐसा वक्त जहां पे आपको ब्रेक दिया जाएगा। जैसे कि अगर पीयूषा को एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया है तो आप 5 सालों के बाद, मतलब कितने सालों तक मैं फिर से आई हैव टू स्टे कूल, आई हैव टू वेट फॉर अनदर 5 years। मीन्स वंस आई वेकेट द ऑफिस आई कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड फॉर 5 years। क्लियर? यस, ओके, यस। तो मानो कि पहले एजीएम में हमने सीए पीबीटी को अपॉइंट किया। ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग पीपीटी बनाया है ताकि आपको बोर ना हो। फर्स्ट एजीएम में मानो कि सीए पीबीटी को हमने ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट किया है। अब 6th एजीएम की बारी आई। जिसको भी नींद आ रही है थोड़ा पानी पी लो, चलो। यस, 6th एजीएम की बारी आई। 6th एजीएम की बारी आई मतलब एक टर्म खत्म हुआ। स्लीपिंग ब्यूटी एक ही बस है हमको। क्यों मिस्टर स्लीपिंग ब्यूटी? नहीं, तब से आपको मानना चाहिए। यस, ओके, फिर आगे 6th एजीएम। 6th एजीएम में क्या हुआ? एक टर्म खत्म हुआ, मतलब 5 साल खत्म हुए। ओके, यस, ध्यान से। हमने किसको अपॉइंट किया था? पीबीटी को। फर्म है कि इंडिविजुअल है? फर्म है कि इंडिविजुअल है? इंडिविजुअल है। तो क्या मैं 6th एजीएम में पीबीटी को फिर से अपॉइंट कर सकती हूँ? नहीं, उसके जगह पे मैंने दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट किया, सीए बीबीटी को। ओके, यस, फिर इसको भी सर्व करना है 5 साल के लिए, 1 टर्म 5 years। यस और नो? यस, तो 11th एजीएम में फिर से मुझे रीअपॉइंट करना था। ओके, तो मैंने सीए पीवीटी को तो मैं फिर से रीअपॉइंट नहीं कर सकती। फिर क्या मैं इस ऑडिटर को फिर से रीअपॉइंट कर सकती हूँ? हाँ, कर सकती हूँ, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। यस, मैं सीए पीपीएस को भी कर सकती हूँ, या मतलब कोई थर्ड सीए को भी कर सकती हूँ, या पहले जो मेरे पास काम कर चुका है उसको भी मैं कर सकती हूँ। समझ में आया? मतलब इन शॉर्ट क्या, एक बार मैंने अगर कुर्सी वेकेट करी तो अगले अपॉइंटमेंट में और इस अपॉइंटमेंट के बीच 5 साल का गैप होना चाहिए। क्लियर? यस एवरीवन? ओके, यस, कम ऑन, लेट्स गो अहेड फर्दर। नेक्स्ट, इसको बोलते हैं, ये जो वेटिंग पीरियड है, देखो पहले एजीएम में आपने पीबीटी को अपॉइंट किया, फिर उसने 5 साल सर्व किया, और फिर उसने जगह छोड़ी 6th एजीएम में, तो इस पीरियड को कहा जाता है वेटिंग पीरियड और कूलिंग पीरियड। यस, सो फर्स्ट अपॉइंटमेंट एंड सेकेंड अपॉइंटमेंट के बीच में गैप होना चाहिए 5 सालों का। बकायदा केस स्टडी आती है, इतना कैजुअली मत लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, यस, शैल वी गो अहेड? यस, कम ऑन, नेक्स्ट, कॉमन पार्टनर, वेरी इंटरेस्टिंग। ध्यान से, कॉमन पार्टनर क्या बोला गया है? फर्स्ट एजीएम में हमने अपॉइंट किया मिस्टर ए को एज एन ऑडिटर। ओके, यस, 6th एजीएम तक उसने क्या किया? यस, 6th एजीएम तक उसने 1 टर्म का पूरा 5 साल का काम किया। क्या हम 6th एजीएम में इसको अपॉइंट कर सकते हैं? नहीं अपॉइंट कर सकते। ओके, तो हमने क्या किया? मेसर्स एबीसी एंड कंपनी को अपॉइंट किया। चलेगा क्या? चलेगा क्या? नहीं, ए ने इंडिविजुअल छोड़ा और यहां पे पार्टनरशिप आ गया, इंटेंशन ऑफ स्टैट्यूट डिफीट हो गया। तो उनका कहना है कि अगर आपका कॉमन पार्टनर होगा, यस, अगर आपका कॉमन पार्टनर होगा तो 5 साल के बाद आप उसको अपॉइंट नहीं कर सकते। क्लियर? ओके, इसके साथ साथ आई रीड द थ्योरी ऑल्सो। पहले आप एक बार ये केसेस समझ लो। मतलब रिटायरिंग पार्टनर और न्यू अपॉइंटिंग पार्टनर में अगर कॉमन पार्टनर होगा तो क्या आप उस न्यू पार्टनर को अपॉइंट कर सकते हो क्या? अभी ये समझने में इजी है, बट एग्जाम में लंबा चौड़ा थ्योरी आएगा। हाँ या ना? यस, ओके, यस। अब आगे उनका क्या कहना है? अगर नया ऑडिटर सेम नेटवर्क को बिलोंग करता है, मतलब सेम ब्रांड नेम, सेम ट्रेड नेम, सेम कंट्रोल, इसका मतलब क्या है? ध्यान से मानो कि फर्स्ट एजीएम में हमने मेसर्स एबीसी एंड कंपनी को चूज किया। अब एबीसी एंड कंपनी है मतलब फर्म है, फर्म है मतलब 2 टर्म सर्व करेगी, बराबर है ना? मतलब 6th एजीएम को उसको भगाने की जरूरत नहीं है।
बराबर है, यस, और 5 साल वो सर्व करेगी, मतलब 11th एजीएम, राइट, सेकंड टर्म खत्म हो गया। फिर क्या 11th एजीएम में मैं फिर से एबीसीएन कंपनी को अपॉइंट कर सकती हूँ? नहीं। फिर मैंने क्या सोचा, क्या हो गया, मैसेज पीक्यूआर एंड कंपनी अपॉइंट कर सकते हैं, हाँ, नाम अलग पार्टनर अलग, बट सीक्रेट क्या है, पी जो है ना वो डॉटर ऑफ ए है, क्यू है ना वो सन ऑफ बी है, आर है ना वो सन ऑफ सी है। तो पार्टनर लोग इतने होशियार है, उन्होंने क्या सोचा, हम नहीं करेंगे, हम थोड़ी ना पीक्यूआर एंड कंपनी में पार्टनर्स हैं, हमारे बच्चों की एक फर्म बनाते हैं, राइट, हमारी बच्चों की एक फर्म बनाते हैं, बच्चे तो क्या जो बोलेंगे वो करेंगे, जो बोलेंगे वो साइन करेंगे, हाँ या ना, राइट। सो क्या सेम ब्रांड नेम आया, क्या सेम ट्रेड नेम आया, यस। सो विल यू बी एबल टू अपॉइंट मिसेस पीक्यूआर एंड कंपनी एज एन ऑडिटर? तो यहां पे बोला गया है नहीं। ये हुए हुए केस स्टडीज है प्रैक्टिकली, डू यू अंडरस्टैंड? यस, इसलिए नया प्रोविजन ऐड कर दिया गया कि सेम ब्रांड नेम, सेम ट्रेड नेम, सेम कंट्रोल अगर होगा तो आप उसको ऑडिटरशिप पे नहीं अपॉइंट कर सकते। क्लियर? ओके, सो सेम ब्रांड नेम एंड सेम ट्रेड नेम नहीं चलेगा। सी एक्चुअली तुम यहां पे कंट्रोल भी बोल सकते हो, बट ब्रांड नेम और ट्रेड नेम का मतलब क्या होता है? ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल अगर एबीसीएन कंपनी है और उनका एक फर्म एक काम है और उनका एक और इंडस्ट्री भी है, से फॉर एग्जाम्पल पार्वती ग्रुप, और उसके अंडर उनका कई अलग अलग बिजनेसेस है, उसमें ऑडिटरशिप भी वो करते हैं, राइट। तो वहां पे अगर पार्वती ग्रुप का दूसरा यहाँ पे अपॉइंट किया तो सेम ब्रांड नेम हो जाएगा, यस। बट यहाँ पे मैंने सेम ट्रेड नेम क्यों बोला है? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे जब हम ट्रेड नेम की बात करते हैं, मतलब ट्रेडिंग राइट्स, यस यस, कैन एबीसी इन्फ्लुएंस द राइट, द ओपिनियन ऑफ पीक्यूआर? यस। सो कैन दे एक्सरसाइज देयर ट्रेडिंग राइट? यस। तो हम यहाँ पे सेम ट्रेड नेम भी बोल सकते हैं और सेम कंट्रोल भी बोल सकते हैं इनडायरेक्टली, इसीलिए तो उन्होंने पीक्यूआर को जगह पे बिठाया है। सिचुएशन समझ, यू आर एबीसीएन कंपनी, यू आर अ पार्टनर ऑफ एबीसीएन कंपनी, आपने 10 साल सर्व किया, 2 टर्म सर्व किए 5 सालों के, अब आपको वो कुर्सी वेकेट करनी है, पर आपका और कंपनी का अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है और आपको पता है एक बार दूसरा ऑडिटर घुस गया कि फिर डायरेक्ट कंपैरिजन चालू हो जाता है, हाँ, फिर हमको वो चाहिए ही नहीं, तो हम एक काम करेंगे, हमारे बच्चों को बिठा देते उधर। क्या सेम ट्रेड नेम, सेम ब्रांड नेम, सेम कंट्रोल इज इटसेल्फ ऑल स्पीक्स अबाउट इन्फ्लुएंसिंग। सी सेम कंट्रोल में आप सेम ट्रेड नेम में आप क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि इन्फ्लुएंस है, सीधी बात है ना। आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड? सेम इन्फ्लुएंस, सी अंडरस्टैंड, अगर एक ट्रेड नेम है, एक ट्रेड नेम के 2 फर्म्स अलग अलग है, तो क्या दोनों का पर्पस एक है क्या? समझा नहीं? ओके, यू आर एबीसीएन कंपनी, आई एम पीक्यूआर एन कंपनी, से आई एम योर डॉटर, ओके, समझो सिचुएशन को। वी बोथ बिलोंग टू वन ट्रेड नेम, ओके, मतलब योर पर्पस एंड माई पर्पस इज वन एंड द सेम ग्रोथ, राइट, वी हैव अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ईच अदर, राइट। इंडिविजुअल लेवल पे अपने कितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, पर जब घर की बात आती है, आप मेरे लिए खड़े हो, मैं आपके लिए खड़ी हूं, यस और नो? यस, ओके। अब उस केस में हम एक तीसरे कंपनी का ऑडिट लेते हैं, आपको छोड़ा है, मुझे बिठाया है, तो क्या इनडायरेक्टली आपका इन्फ्लुएंस है कि नहीं है? नाउ डू यू गेट इट? यस। सो उनका क्या कहना है, सेम ब्रांड नेम, सेम ट्रेड नेम, सेम कंट्रोल नहीं चलेगा, ओके, यस। अब आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल सुन, मुझे पता है तेरा डाउट क्या है, यस। अब सब बोलते हैं क्या बच्चों तो हमारे कंट्रोल में थोड़ी होते हैं, जरूरी थोड़ी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एजीएम में हमने मिस्टर अमिताभ को अपॉइंट किया, फोकस, फर्स्ट एजीएम में हमने मिस्टर अमिताभ को अपॉइंट किया एज एन ऑडिटर, ओके। अब इंडिविजुअल था, 5 साल सर्व किया, 6th एजीएम में हम मिस्टर अमिताभ को अपॉइंट नहीं कर सकते, उसके जगह पे हमने मिस्टर अभिषेक को अपॉइंट किया, ओके। अब मिस्टर अभिषेक इज व्हाट, सन ऑफ अमिताभ, हाँ या ना? यस। तो क्या यहाँ पे कंट्रोल की बात आती है? हाँ। तो अभिषेक पहले ही चिक चिक के बोलता है, मैं अपने पापा का कुछ नहीं सुनता, आई एम अ डिफरेंट इंडिविजुअल ऑल टुगेदर, राइट, यस। ही इज गिविंग अ डिस्क्लेमर ऑफ नो कंट्रोल, बट व्हाट डज कंपनीज एक्ट से? वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर डिस्क्लेमर,
we are interested in facts. So if you are related to the former auditor, here हम assume करेंगे कि आपका कंट्रोल है. समझ में आएगा? समझ में आया? Okay? Yes, so common control will be assumed and you will not be appointed as an auditor. ये actually केस हुआ है. एक कंपनी का ऑडिटर थे, उनके उसके बच्चे को फिर उन्होंने अपॉइंट किया दो टर्म के बाद या एक टर्म के बाद, और उसने डिस्क्लेमर दे दिया, उसने अनाउंस कर दिया दैट आई एम नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ माय फादर. तो कंपनीज एक्ट ने रूलिंग क्या दिया? हियर वी आर गोइंग टू चेक द फैक्ट्स, राइट? यस, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीवन्स पर्सनल मैटर. समझ में आया ना? यस, ओके, चलते हैं आगे. नेक्स्ट केस. मानो कि पहले एजीएम में, बहुत इंटरेस्टिंग है, मिस्टर अमिताभ को अपॉइंट किया. ओके, फोर्थ एजीएम आया. एक्चुअली आइडियली उसने कितने एजीएम सर्व करने चाहिए थे? 5. बट कोई रीजन से अभिषेक आउट ऑफ कंट्रोल है, सुनने को रेडी नहीं, उसने इन्वेस्ट कर दिया कंपनी में, शेयर्स में. ओके, और डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गया, और अब मिस्टर अमिताभ डिस्क्वालीफाई होने की जगह पे उसको क्या करना पड़ेगा? वेकेट करना पड़ेगा ऑफिस. हाँ या ना? यस, ओके. तो अब कैजुअल वैकेंसी आई कि नहीं आई? फोकस बच्चों. क्या हम ऑडिटर की कुर्सी खाली रख सकते हैं? क्या नहीं रख सकते. तो हमको क्या करना पड़ेगा? नया ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा. बराबर है? यस. फोर्थ एजीएम के बाद हुआ, तो फिर हमने क्या किया? फिफ्थ एजीएम में डिस्क्वालिफिकेशन, वेट लेट मी, कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई, तो हमने क्या किया? यहाँ पे मिस्टर अमिताभ की जगह पे से मिस जया को अपॉइंट किया. ध्यान से, मिस जया को हमने ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट किया. और फिर क्या हो गया? फिफ्थ एजीएम का बारी आई. अब हर एजीएम में रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर होता है, ऑडिटर को रिकंसिडर करना पड़ता है. हाँ या ना? तो फिफ्थ एजीएम में फिर से अमिताभ बच्चन दौड़ते दौड़ते हमारे पास आए और बोलते, सुनो सुनो कंपनी, बड़े हाफते हाफते खुश होकर बोलने लगे, अरे अरे मैंने अभिषेक को पटा लिया है, उसने शेयर्स भेज दिया है, मेरा डिस्क्वालिफिकेशन रेक्टिफाई हो गया. तो आप जया को हटा और मुझे ऑडिटर बना. यस, तो यहां पे क्या बोला गया है? एक बार आपने कुर्सी खाली कर दी, 5 साल तक आप फिर से उस कुर्सी पे नहीं बैठ सकते. यस, यहां पे भी मिस जया को ओवरटेक कर लिया. उसको ओवरटेक थोड़ी किया है. यस, मिस्टर अमिताभ कैन बी रीअपॉइंटेड, फोकस, ओनली आफ्टर 5 years फ्रॉम डिसकंटिन्यूएशन. समझ में आ रहा है? ओके. अब डिस्क्वालिफिकेशन है, रेक्टिफाई किया, इमीडिएटली अपॉइंट किया, नहीं चलेगा. क्लियर? ओके, चलते हैं आगे. यस, अब क्या हुआ? फर्स्ट एजीएम में मेसर्स एबीसी एंड कंपनी को हमने ऑडिट के तौर पे ऑडिटर अपॉइंट किया. अब मुझे बताओ, क्या एबीसी 3 पार्टनर्स है, तो हर कंपनी के ऑडिट के लिए तीनों पार्टनर जाएंगे क्या? तीनों पार्टनर ऑडिट रिपोर्ट साइन करेंगे क्या? एक करेगा. बराबर है? यस. तो इसमें कौन था? ए. इसमें कौन था? ए. तो ए वो पार्टनर था जो क्या कर रहा था? यस, ही वॉज परफॉर्मिंग द ऑडिट एंड सर्टिफाइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. डू यू अंडरस्टैंड? ओके. अब मजा क्या आया? ध्यान से बच्चों. ए रिटायर हो गया एबीसीएन कंपनी से. ए ने एबीसीएन कंपनी छोड़ दी, तो 5 साल का ड्यूरेशन आया. 6th एजीएम में सवाल आया, क्या मेसर्स बीसीएन कंपनी को हम ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट कर सकते हैं क्या? कौन बोला? कौन बोला नहीं? वो डूब मरो पहले. वो फर्म है, अभी एक ही टर्म सर्व हुआ है, दूसरा टर्म बाकी है. तो मिसेस एबीसी एंड कंपनी, वो भले बीसी के नाम से हो, एबीसी के नाम से हो. समझ में आया? तो और एक टर्म 11th एजीएम तक वो सर्व करने वाला है. क्लियर? अब 11th एजीएम में हम क्या बीसी एंड कंपनी को अपॉइंट कर सकते हैं? वापस नहीं कर सकते. ठीक है, ओके. अब अपने पास 2 ऑप्शन है, आप बीसीएन कंपनी को अपॉइंट करो या पीक्यूआर ए एंड कंपनी को अपॉइंट करो. यस, बीसीएन कंपनी को नहीं कर सकते. फिर ये जो ए है, ओके, वो पहले था, अब इस फर्म में आया है, तो पीक्यूआर ए एंड कंपनी को भी नहीं कर सकते. समझ में आया क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसके आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मानो, ओके, अगर मानो
कि ए पार्ट था एबीसीएन कंपनी का, अगर ए रिस्पॉन्सिबल नहीं था ऑडिट करने का, अगर ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सर्टिफाई नहीं करता है और वो रिटायर हो जाता है बीसीएन कंपनी से और वो ज्वाइन करता है पीक्यूआरएएन कंपनी, अब मुझे बताओ क्या पीक्यूआरएएन कंपनी अपॉइंट हो पाएगी क्या? हो पाएगी क्या? यस यस, दिस विल अगेन डिपेंड। ए कब होगा? when A was the reporting chartered accountant, signing chartered accountant, he was certifying the financial statements, he knows the in and out of the company. फिर वो रिटायर हुआ, ओके, तो उसने यहां पे 5 साल सर्व किए, हाँ या ना? फिर भले ही छोड़ के गया पर उसका फॉर्म 5 साल यहां पे सर्व कर रहा था, मतलब उसने 10 साल सर्व किए, हाँ या ना? बट अगर एबीसीएन कंपनी में से ए सर्टिफाइंग नहीं था, बी देख रहा था उस कंपनी का ऑडिट, समझ में आया? ओके, बी कंपनी देख रहा था, बी देख रहा था उसका ऑडिट, और बी ने वो फॉर्म छोड़ दिया है, बी ने वो फॉर्म छोड़ दिया है, तो क्या जब ये ऑडिट का 10 साल चल रहा था तो बी वॉज अ पार्ट ऑफ द फर्म? नहीं। क्या 10 साल के पहले उसने सर्टिफाई किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? नहीं। सो कैन ही बी रीअपॉइंटेड? यस, Messrs PQRA and company can be appointed in 11th AGM if A, who is the retiring partner, who has not certified the financial statements. समझ में आ रहा है क्या? 100%, everyone interesting है? ओके, बोलो। पर जब एबीसी में से ए रिटायर हुआ तो बी या सी में से किसी ने साइन किया रहेगा ना? सही बात है ना? एबीसी में से ए, जब तक एबीसी के बिहाफ पे ए काम कर रहा था, फिर ए रिटायर हो गया, ओके, यस, फिर बीसीएन कंपनी ने किया। अगर इस क्वेश्चन को फिर से चेंज करती हूं और एक क्वेश्चन, ओके कम ऑन, एबीसीएन कंपनी है, ए कौन है? सर्टिफाइंग पार्टनर है, वो अभी भी एबीसीएन कंपनी का पार्टनर है, उसने और एक पार्टनरशिप बनाई है पीक्यूआरएएन कंपनी। क्वेश्चन, क्या पीक्यूआरएएन कंपनी को 11th एजीएम में अपॉइंट कर सकते हैं? नहीं, रिपोर्टिंग अथॉरिटी सेम हो गया, ओके, यस, पर उसने एबीसीएन कंपनी छोड़ दी है, समझ में आ रहा है? और 10 साल का पीरियड खत्म हो चुका है, राइट? तो क्या वेटिंग पीरियड 5 इयर्स, बीच में गैप है क्या? ए ने जब सर्टिफाई किया और 11th एजीएम में जब वो अपॉइंट हो रहा है तो बीच का वेटिंग पीरियड 5 इयर्स खत्म हो गया है क्या? हो गया है, हाँ या ना? तो क्या पीक्यूआरएएन कंपनी के थ्रू वो अपॉइंट हो सकता है? यस, समझा? अगर वो सर्टिफाइंग होता, मतलब उसके नाम पे ऑडिट लिया है, उसने सर्टिफाई किया है, तो मतलब ये 10 साल उसका काम माना जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? यस, एवरीबॉडी 100% कॉन्सेप्ट क्लियर? मैंने बोला था ये समझते लगता है उतना इजी नहीं है। यस, नहीं, ए इज परफॉर्मिंग ऑन हुज कैपेसिटी? फर्म की इंडिविजुअल फर्म। सो अपॉइंटमेंट में एबीसीएन कंपनी है, हाँ ठीक है, उसमें एक पार्टनर निकल गया, अब बीसीएन कंपनी है, ओके, बट इज इट उसका ओरिजिनल कैपेसिटी एबीसीएन कंपनी के तौर पे अपॉइंट हुआ है, मतलब उसको 10 साल का टेन्योर मिलेगा। ऐसे करोगे तो पहले ए जाएगा फिर बी जाएगा, ऐसे सिलसिला चलता ही रहेगा। मेरा इतना ही सिर्फ बोलना है, गैप 5 साल का होना चाहिए। कहां पे? फिर से हाँ तो होगा ही ना, पर जब पीक्यूआर ए में वो रहेगा तब, जब उसे सर्टिफाई नहीं किया है तब। अगर मैं फिर से बोलती हूं, से फॉर एग्जाम्पल आई एम एन ऑडिटर, मैंने एक कंपनी का ऑडिट किया, ओके, यस, मानो मेरा और एक पार्टनर है, समझो सिचुएशन को, मेरा और एक पार्टनर है, पूरा कंपनी का, उस कंपनी का ऑडिट मैं करती हूँ, ओके, सब कुछ अच्छे से मैं सिचुएशंस हैंडल करती हूँ, उसके रिपोर्ट्स मैं बनाती हूँ, साइन मैं करती हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सर्टिफाई मैंने किया, काम अच्छे से किया, ओके, बट कुछ रीजन की वजह से यस मैं उस फर्म से
रिटायर हो गए। ओके तो अब जो भी मेरा पार्टनर है वो अपना काम चला रहा है। इज इट गुड यहां तक? अब आगे, अगर मैं वो काम करती थी उस कंपनी का, मतलब ओरिजिनल कैपेसिटी में अपॉइंट हुई हूं, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर, यस और नो? यस और नो? तो ओनर्स इज और हूं? रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर। फिर मैं छोड़ के गई इसीलिए उस फर्म को और 5 साल 10 साल का टेन्योर कंप्लीट करना था, करेक्ट? ओके तो उसने किया। ओके अब सिचुएशन नंबर 2, मैं अगर सर्टिफाइंग पार्टनर नहीं थी, आई वॉज अ डॉर्मेंट पार्टनर इन दिस पर्टिकुलर केस ऑफ अ कंपनी, राइट? मतलब डू आई नो द इन एंड आउट ऑफ द कंपनी? तो मतलब 10 साल का जो टेन्योर मेरे फर्म ने सर्व किया है उसमें मेरा कोई ड्यूटी है क्या, अपार्ट फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिंग द फर्म? अपार्ट फ्रॉम रिप्रेजेंटिंग द फर्म, यस और नो? नहीं है। समझ में आ रहा है? ओके यस, आई एम वर्किंग ओनली एज अ रिप्रेजेंटेटिव, एज अ डॉर्मेंट पार्टनर, यस और नो? ठीक है ओके। अब 10 साल का वक्त हो गया है, मैं रिटायर हो चुकी हूं। ओके अब मैं कोई और फर्म ज्वाइन करती हूँ और उनको एज एन ऑडिटर अगर आपको अपॉइंट करना है तो आप कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ओके यस, इसको हम फिर से एक बार थ्योरी में पढ़ेंगे तब आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके यस, लेट्स गो टू नेक्स्ट केस। फोकस गाइस। फर्स्ट एजीएम में, नहीं एक मिनट, एक्सक्यूज मी, आई हैव टू अटेंड दिस कॉल प्लीज। हाँ बोलो। हाँ जोर से बोल। हाँ हाँ ओके हाँ बट मैंने आपको पहले ही इसमें बोला था, इन्फ्लुएंस हम किसका देखेंगे? रिलेटिव का, दोस्त का नहीं। याद है क्या? ऐसा करोगे तो एक्सपर्ट के क्लास में जो भी बैठा है वो दोस्त है, और आप कुछ भी एक को मिल गया तो दूसरा नहीं लेगा। बट उसमें बीच में 5 साल का गैप है ना बाबा। कूलिंग पीरियड 5 इयर्स का है। विल रीड द थ्योरी एंड विल कम बैक। ध्यान से एक बार आप लिखोगे ना, शांति ध्यान से, विल कम बैक टू द एग्जाम्पल वंस अगेन। ओके तब तक हम अगला एग्जाम्पल देखते। एक ही चीज पे बार बार सोच के भी अपना दिमाग काम नहीं करता। आई विल टेक यू बैक टू दैट एग्जाम्पल। ओके यस, मानो फर्स्ट एजीएम में आपने पीक्यूआर एंड कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट किया। ध्यान से ओके आपने पीक्यूआर एंड कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट किया। अब क्या हुआ? 6th एजीएम में आप पी एसोसिएट्स को या पीक्यू एंड कंपनी को अपॉइंट कर सकते हो क्या? कर सकते हो क्या? कर सकते हैं, क्योंकि 10 साल खत्म हुआ है क्या? नहीं खत्म हुआ। ओके यस ठीक है। अब तीनों में क्या है? सेम पार्टनर है पी। अब क्या हुआ 11th एजीएम में? अगला सवाल, पी एंड एसोसिएट्स को आप अपॉइंट कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो बकायदा अगेन इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ द अर्लियर सिचुएशन। यहां पे 5 साल हुआ, यहां पे 5 साल हुआ, नाम भले कुछ भी हो, 10 साल सर्व हुआ ना, कॉमन पार्टनर। क्लियर? ओके यस ठीक है। तो पी एन एसोसिएट्स को आप नहीं कर सकते, पीक्यू एन कंपनी को कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। यस पीक्यूआर एन कंपनी को नहीं कर सकते हो क्या? नहीं, मतलब तीनों भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे 10 इयर्स की बात, मतलब 2 टर्म्स की बात। क्लियर एवरीवन? ओके यस, सो दिस इज ऑल अबाउट रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। जिसको कहो एग्जाम्पल नहीं समझ में आया, क्लास के बाद में फिर से समझाऊंगी। ओके क्लियर एवरीवन? यस ठीक है। सो ओके विल फिनिश द रिमूवल ऑफ ऑडिटर वाला कॉन्सेप्ट एंड देन विल टेक एवरीथिंग टू द राइटिंग। ओके यस, फिर अपना आज मेजर टाइम राइटिंग में ही जाएगा, बट आई वॉन्ट टू डिस्कस सेक्शन 140 नाउ। ओके क्योंकि क्या हुआ है, सेक्शन 139 हमने देखा। सी अंडरस्टैंड, पहले हमने क्या देखा कि ऑडिटर कौन हो सकता है, सेक्शन 141 में। फिर हमने देखा कि अलग अलग गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर को हम किस प्रकार से कौन अपॉइंट करेगा, पूरा की पूरा सेक्शन 139 देखा। ओके यस, अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, 5 साल के लिए हमने अपॉइंट किया बट ऑडिटर क्या हो गया, ऑडिटर
यस, ऑडिटर ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, एरोगेंट हो गया, अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, राइट। बीओडी को लग रहा है कि यार सेटिस्फैक्टरी नहीं है, हमको इस ऑडिटर को निकालना है, तो वो भी तो प्रोविजन होना चाहिए, हाँ या ना? यस। सो सेक्शन 140 स्पीक्स अबाउट रिमूवल ऑफ ऑडिटर गाइस। सेक्शन 140 स्पीक्स अबाउट रिमूवल ऑफ ऑडिटर। ओके, कि अगर ऑडिटर को आपको बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म निकालना है तो वो सेक्शन 141 में कवर हो जाएगा। ध्यान से, यस, अगर आपको ऑडिटर को हटाना है जगह से तो सेक्शन 141 एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब क्या? फर्स्ट एजीएम में आपने उसको अपॉइंट किया, आइडियली फिफ्थ एजीएम तक, सॉरी सिक्स्थ एजीएम तक उसने अपना काम करना चाहिए, हाँ या ना? यस, ओके। पर उसने अपना रंग दिखा दिया पहले ही, तो आपने क्या डिसाइड किया है कि आपको उसको रिमूव करना है। समझ में आ रहा है? ओके, यस। तो इसका प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले तो पहले बात फिर लात, पहले ऑडिटर को बोलने का मौका दो, गिव हिम अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर बीइंग हर्ड। ही शुड आल्सो हैव अ राइट टू मेक हिज ओन रिप्रेजेंटेशन। उसको उसकी बात सुनो, फिर अगर बीओडी को लगा कि नहीं इसको टाटा बाय बाय करना है तो बीओडी पहले क्या करेगा? रेजोल्यूशन पास करेगा। यस, रेजोल्यूशन। बट यहां पे अंडरस्टैंड द सिचुएशन, यहां पे बीओडी ऑडिटर को लात मार के भगा रहा है उसके कंपनी से बाहर। इसका मतलब है बीओडी इज टेकिंग एन अग्रेसिव स्टेप। बीओडी इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर्स। बीओडी कैन डू दिस इन हिज, यस, विथ एन हिडन मैलिशियस इंटेंशन ऑल्सो। इसलिए उसको क्या बोला है? रुक, सीजी के पास जा, पहले सीजी को इन्फॉर्म कर कि तू ऑडिटर को हटा रहा है उसके जगह से। समझ में आया? सीजी का अप्रूवल ले, सीजी को बता दैट you BOD, you are removing the auditor before the expiry of his term. Okay? Yes, कौन से फॉर्म में? अपॉइंटमेंट करेगा तो 1, हटा देगा तब 2, फॉर्म एडीटी 2. ओके, विद इन हाउ मेनी डेज? 30 डेज। समझ में आया? ओके, ठीक है। इसके बाद हो गए काम? सब हो गया? नहीं, गो टू द मेंबर्स। उनको भी तो इन्फॉर्म करना जरूरी है, क्योंकि यूजुअली इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी कौन अपॉइंट करता है? मेंबर्स अपॉइंट करते हैं, हाँ या ना? तो जिसने अपॉइंट किया उसको भी तो बताने की जिम्मेदारी है, तो मेंबर्स को बताओ। फिर मेंबर्स क्या करेंगे? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा रेजोल्यूशन? स्पेशल रेजोल्यूशन। सी अंडरस्टैंड, ऑर्डिनरी मैटर में, हाँ ऑर्डिनरी मैटर में भी स्पेशल रेजोल्यूशन आपको लेना पड़ता है। यस, ओके, जस्ट 1 minute, आई एम सो सॉरी। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस। यस, फिर अंत में हमको क्या करना है? हमको मेंबर्स को इन्फॉर्म करना है। ओके, यस। फिर मेंबर्स क्या करेंगे? मेंबर्स पे जिम्मेदारी क्या है कि आप जो भी डिसीजन लेते हो आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, हाँ या ना? बट यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन होगा, बिकॉज यस, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इज एन ऑर्डिनरी मैटर, बट ऑडिटर को अपने निकालना requires is a special matter and it requires special action under ordinary category also. Okay, तो it is what? और स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करना पड़ेगा 60 दिनों के अंदर। क्लियर? ओके, यस, ठीक है। अब अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। सी अंडरस्टैंड, दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करो। जब मैं रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म बोलती हूं, ठीक है, मैंने एक ऑडिटर को 5 साल के लिए अपॉइंट किया है, बट रिमेंबर किसने पूछा था मुझे? हर एजीएम में हम अपॉइंट करेंगे कि नहीं? हाँ, हर एजीएम में क्या मेंबर्स को उस मैटर पे डिस्कस करना पड़ता है? हाँ या ना? हाँ या ना? राइट, मतलब एजीएम पे अगर हम दूसरा ऑडिटर अपॉइंट करते हैं तो वो विद इन द एक्सपायरी है, बराबर है, क्योंकि उसका वक्त खत्म हो गया है, एक्सपायर हो गया टेक्निकली।
हाँ, रोटेशन ऑफ ऑडिटर जिसको एप्लीकेबल है 5 साल का वक्त दिया है ताकि हर साल ये प्रोसीजर फिर से करके कंपनी को हेक्टिक ना हो। समझ में आ रहा है? ओके, बट आइडियली हर एजीएम में मेंबर्स को इस पे डिस्कशन करना ही पड़ता है अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ओके, मतलब अगर आप एजीएम पे ऑडिटर को बदलते हो, इज इट बिफोर एक्सपायरी? नो, क्योंकि वो एक्सपायर हो चुका है, उसका काम टिल दैट एजीएम है। बराबर है? ओके, यस, इन दैट केस अगर वो 2 साल सेकेंड एजीएम और थर्ड एजीएम के बीच में उसने कुछ हरकत की जो कंपनी को एक्सेप्टेड नहीं है और उन्होंने बुला लिया कि नहीं यार एजीएम को बुलाओ आप, ओके, एजीएम को बुलाते चाहिए, वो मेंबर्स को बुलाते हैं और उनका हम रेजोल्यूशन पास करवाते। समझ में आया? ओके, बट व्हेन आई स्पीक ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, सिचुएशन समझो, मतलब क्या है, ये एजीएम पे ये ऑडिटर रिटायर होने वाला है, एक्सपायर होने वाला है, इसके जगह पे हमको दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट करना है। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन 141 एंड 144? हाँ, नहीं, सारे कंपनीज के लिए। सी, एक चीज समझने की कोशिश करो, रोटेशन ऑफ ऑडिटर में उनका क्या कहना है कि इंटेंशन क्या है रोटेशन ऑफ ऑडिटर लाने का, कि 15, 20, 60, 70 साल एक ही ऑडिटर रहता है और बहुत कंफर्ट हो जाता है, इसलिए उन्होंने क्या किया कि 5 साल बाद दूसरा ऑडिटर लेके आओ। बराबर है ना? बट हर एजीएम में क्या आपको एज अ मेंबर ऑफ अ कंपनी डू यू हैव टू रिव्यू द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर? मेरा हाँ या ना में पहले जवाब दे। यस, मतलब टेक्निकली हर एजीएम में वो ऑडिटर एक्सपायर होता है, हाँ या ना? यस और नो? ओके, ठीक है। फिर एजीएम में अगर हम उस ऑडिटर के जगह पे दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, इट इज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, क्योंकि आपको फिर कहा जाता है रिटायरिंग ऑडिटर। बट अगर 2 सालों के बीच में, 2 एजीएम के बीच में बीओडी रुक नहीं पाई, ऐसी हरकत उस ऑडिटर ने की थी कि हम सहन नहीं कर सकते तुमको एजीएम तक, हम साल के बीच में आपका रफा दफा कर रहे हैं, इन दैट केस इट इज रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म। समझ में आया क्या? अब समझ में आया क्या? यस, तो अगर आप साल के बीच में उसको हटा रहे हो जगह से, तो 141 विल बिकम एप्लीकेबल, जहां पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा, इसलिए इसका उसका कुछ नहीं, मेंबर भी बाद में, गो टू द बॉस, सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? ओके, बट अगर आप रिटायरिंग ऑडिटर या मेंबर्स बोल रहे हैं कि इसका काम हमको इतना अच्छा नहीं लग रहा, इसके जगह पे किसी और को अपॉइंट कर लें, मतलब इफ एक्सप्रेसली यू डू नॉट वांट टू अपॉइंट दिस ऑडिटर, तो भी सेक्शन 144 विल बी एप्लीकेबल, क्योंकि आप एजीएम में डिसीजन ले रहे हो। समझ में आ रहा है? बोल। हाँ, होना ही है, क्योंकि वो आप एजीएम में बकायदा ऑर्डिनरी मैटर में सबसे पहला क्या आता है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। हर साल शेयर होल्डर को वो उसका काम देखना ही पड़ेगा, नहीं तो 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ है और ऑडिटर ने ठीक से अपना काम नहीं किया तो मतलब क्या मेंबर्स 5 साल तक चिड़ी चुप बैठेगी? समझ में आ रहा है? यस, कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। आगे, हाँ, ओके, अब प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर क्या है अगर रिटायरिंग ऑडिटर की जगह पे, सी अंडरस्टैंड, 141 में आप सीधा रास्ता दिखा रहे हो उसको कि तू जा, तेरी हरकतें हमको मंजूर नहीं है, तो यहां से दफा हो जा, राइट? 144 क्या बोल रहा है? काच कुछ कर रहा है, देखना नहीं जम रहा है रे, देखेंगे ना 5 साल बाद, अभी तो तू चला जा, अभी हम दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं, राइट? यस, तो यहां पे उनका क्या कहना है कि देयर इज अ हेल्दी बैलेंस बिटवीन ऑडिटर एंड कंपनी। तो प्रोसीजर क्या है देखते हैं, चलो। एजीएम में अगर हमने डिसाइड किया कि हमको इस ऑडिटर को नहीं अपॉइंट करना है, ओके, अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर को अपॉइंट करना है, यस, इस ऑडिटर को हमको नहीं कंटिन्यू, यहां पे ऐसे इस ऑडिटर को लिख देती हूं, मतलब इजी रहेगा आप लोगों को। अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर चाहिए या इस वाला ऑडिटर नहीं चाहिए, तो इन दैट केस सबसे पहले
एजीएम को एक स्पेशल नोटिस निकालनी पड़ेगी। ओके, यह स्पेशल नोटिस किसकी होती है? जिसका मोर देन 1% इक्विटी होता है। ओके, उसको स्पेशल नोटिस दी जाती है। अब स्पेशल नोटिस में क्या होगा? यस, स्पेशल नोटिस के साथ साथ उनको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कि भाई हमको इस ऑडिटर की जगह पे दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट करना है। फिर आगे क्या होगा? ये नोटिस जाएगी रिटायरिंग ऑडिटर को भी। यस, फिर रिटायरिंग ऑडिटर क्या करेगा? रिटायरिंग ऑडिटर करेगा अपना एक रिप्रेजेंटेशन। ध्यान से, वो एक रिप्रेजेंटेशन देगा कंपनी को कि आपने जो भी मुझ पे इल्जाम लगाए हैं वो मुझे मंजूर है या नहीं, उसका एक्सप्लेनेशन, उसकी स्टोरी, उसकी जुबानी। समझ में आ रहा है? यस, ऑडिटर की कहानी उसकी जुबानी। समझ में आ रहा है? ओके, उसको कहा जाता है रिप्रेजेंटेशन। अब वो रिप्रेजेंटेशन को क्या फ्रेम लगा के कंपनी के हेड ऑफिस में रखना है? नहीं, उस रिप्रेजेंटेशन को हमको क्या करना है? यस, हमको एजीएम के नोटिस के साथ सर्कुलेट करना है। मतलब इन शॉर्ट, हर शेयर होल्डर, हर मेंबर को यह स्पेशल नोटिस जाएगी। हाँ या ना? यस, ठीक है। अब मानो रिप्रेजेंटेशन में ऑडिटर ने गाली गलौज किया है कंपनी के बारे में, ऐसी बातें लिखी है टू डिफेम द कंपनी। अब उसको जलन हो गई ना, रिवेंज, मुझे कैसे निकाल दिया, मुझे कंपनी ने कैसे निकाल दिया, तो वो साम दाम दंड भेद कुछ भी करके कंपनी से अपना बदला लेना चाहता है। Are you understanding? Yes, are you understanding? In that case, उनका क्या कहना है कि अगर ऑडिटर उस रिप्रेजेंटेशन में नीडलेस पब्लिसिटी कर रहा है या डिफेमेशन ऑफ कंपनी कर रहा है, इन दैट केस कोई भी कंपनी या एग्रीड पर्सन, कोई भी मेंबर भी हो सकता है, बराबर है ना? यस, कैन गो टू द ट्राइब्यूनल। आप किसके पास जाओगे? ट्राइब्यूनल के पास जाओगे, और ट्राइब्यूनल आपका रिप्रेजेंटेशन, ऑडिटर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो खारिज कर सकता है। वो बोल सकता है कि हाँ, आपको इस रिप्रेजेंटेशन को सर्कुलेट करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है सिचुएशन? एवरीवन, यस और नो? यस, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब तक क्या हुआ? अगर आपको अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर अपॉइंट करना है, गाइस तुमको रिप्रेजेंटेशन करना नहीं है रे बाबा, क्यों लिख रहा है? ओके, यस, तो सबसे पहले स्पेशल नोटिस। स्पेशल नोटिस किसको दी जाती है? मोर देन 1% इक्विटी। उसके बाद रेजोल्यूशन पास होगा, हाँ या ना? यस, बोर्ड मीटिंग अपना क्या करेगा? बोर्ड अपना रेजोल्यूशन पास करेगा, नोटिस इशू करेगा, राइट? फिर वो नोटिस जाएगा ऑडिटर को भी, फिर ऑडिटर अपना रोना लिखेगा। यस, ऑडिटर की कहानी उसकी जुबानी, राइट? फिर वो रिप्रेजेंटेशन जाएगा किसको? कंपनी को। फिर वो कंपनी को क्या करना है? उस नोटिस के साथ उस रिप्रेजेंटेशन को सर्कुलेट करना है सारे मेंबर्स को, राइट? ओके, यस। बट अगर इसमें ऑडिटर ने कुछ गाली गलौज किया है, कुछ अनएक्सेप्टेबल डिफेमेटरी लैंग्वेज अगेंस्ट द कंपनी अगर किया है, तो कंपनी या एग्रीड पर्सन रोते जाएगा ट्राइब्यूनल के पास, और ट्राइब्यूनल उस रिप्रेजेंटेशन को खारिज कर सकता है। ओके, यस। अगर रिप्रेजेंटेशन जेन्युइन है, उसका कहना सुने, उसको भी बोलने का मौका देना चाहिए। इन दैट केस अगर कंपनी ने सर्कुलेट नहीं किया, मतलब कंपनी बोल रही कि हमारे पास बहुत लेट आया, नोटिस भेज दी फिर आया, ओके, या फिर कंपनी डिफॉल्ट, कंपनी ने गलती करी और उसने नहीं सर्कुलेट किया, तो ऑडिटर चुप बैठेगा क्या? नहीं, ऑडिटर खुद ही विल रीड द रिप्रेजेंटेशन इन एजीएम। समझ में आ रहा है? यस एवरीवन, ओके। और उसके साथ साथ अ कॉपी नीड्स टू बी फाइल्ड विथ आरओसी। क्लियर एवरीवन? इजी है? वेरी इजी, ओके, यस। अब आगे रेजिग्नेशन, एक लास्ट कॉन्सेप्ट, ओके। हमने अभी तक क्या देखा? रिमूवल। रिमूवल बिफोर एक्सपायरी या इन एजीएम, बराबर है ना? राइट? बिफोर एक्सपायरी, इन एजीएम। बिफोर एक्सपायरी सेक्शन 141, सेक्शन 140 सबसेक्शन 1, 141 नहीं। समझ में आया? यस। एंड अगर एजीएम पे आपको हटाया जा रहा है, सेक्शन 140 सबसेक्शन 4, राइट? बट अगर ऑडिटर खुद ही हाथ जोड़ के भाई माफ करो, हमको बख्श दो,
हमसे गलती हो गई, हमने आपका ऑडिटरशिप लिया, बहुत झोल झपाट वाली कंपनी है, पहले ही यहां से बोरिया बिस्तर लेके निकल जाते। ऑडिटर खुद क्या कर रहा है, रिजाइन कर रहा है, रेजिग्नेशन दे रहा है, तो वो कवर्ड है अंडर सेक्शन 140 सेक्शन 2। क्लियर? यस एवरीवन? यस। तो उसको क्या करना है, एडीटी 3 फाइल करना है। यस कितने दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर। ध्यान से बच्चों, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अगर गवर्नमेंट कंपनी होगी तो किस किस को देना है ये एडीटी 3, आरओसी को, राइट, देन सीएंडएजी को और कंपनी को। अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो सीएंडएजी का तो सवाल ही नहीं उठता, सिर्फ आरओसी को और सिर्फ कंपनी को। सिंपल, यहां तक कोई डाउट? कम ऑन एवरीबॉडी। 140 सबसेक्शन 2, ऑडिटर वांट्स टू रिजाइन। ऑडिटर को कंपनी से बस बस हो गया है, वो क्या बोल रहा है कि भाई साहब आपका ऑडिट करने से बेहतर है मैं पंखे से लटक जाऊं, बराबर है ना? यस, कल कुछ हो गया तो यस मुझे डिपार कर देगी आईसीआई, हाँ या ना? यस, तो वो क्या कर रहा है, हाथ ऊपर, रिजाइन, राइट? ओके, तो वो क्या 9-11 हो सकता है, गायब हो सकता है? नहीं, उसको क्या करना है, फॉर्म एडीटी 3 फाइल करना है। किसके साथ, कितने दिनों में, 30 दिनों में। किसके साथ, गवर्नमेंट कंपनी 3 लोग, कंपनी, आरओसी, सीएंडएजी। नॉन गवर्नमेंट कंपनी 2 लोग, आरओसी, कंपनी। क्लियर? अगर उसने नहीं किया, अगर उसने फॉर्म एडीटी फाइल नहीं किया, सिर्फ वैसे ही इन्फॉर्म कर दिया, तो चलेगा क्या? नहीं, इट विल बी अ डिफॉल्ट। इफ ही फेल्स टू डू सो, तो उसको मिनिमम फाइन देना पड़ेगा 50,000 रुपए का, या उसका जो भी रेम्यूनरेशन है विच एवर इज लोअर। फिर से, इफ ही डिफॉल्ट्स, ओके, ये डिफॉल्ट सेक्शन 143 में बताया गया है। मतलब हमने सेक्शन 140 सब सेक्शन 1 देखा, विच स्पीक्स ऑफ एजीएम के बीच में, एक्सपायरी के बीच में, एक्सपायरी के पहले ऑडिटर को निकाला। सेक्शन 140 सब सेक्शन 2 रेजिग्नेशन, सेक्शन 140 सब सेक्शन 3 पेनल्टी, पनिशमेंट इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन रेजिग्नेशन, बराबर है? एंड सेक्शन 140 सब सेक्शन 4 ऑन द डेट ऑफ एजीएम, इन एजीएम। समझ में आ रहा है? ओके, यस। तो उनका क्या कहना है, अगर वो फेल हुआ, इन दैट केस मिनिमम फाइन 50,000 रुपए, या जो उसका रेम्यूनरेशन है विच एवर इज लोअर, बराबर है क्या? ओके, आगे। अगर उसने उसको हमने मिनिमम फाइन दी, फिर भी वो सुधर नहीं रहा है, ही इज डूइंग व्हाट, कंटिन्यूअस फेलियर कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, ही इज नॉट रिपेयरिंग हिज मिस्टेक, इन दैट केस उसको क्या हो जाएगा, ₹500 पर डे आफ्टर फर्स्ट। मतलब क्या, उसने रेजिग्नेशन किया, कैजुअल वैकेंसी आया, राइट? उसे 30 दिनों के अंदर क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसने क्या करना चाहिए, एडीटी सबमिट करना चाहिए और सबको इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर उसने नहीं किया तो 31st डे माय डियर स्टूडेंट्स उसको फाइन चार्ज हो जाएगी, कितना, 50,000 या रेम्यूनरेशन विच एवर इज लोअर। 31st डे उसने फाइन भर के वो सुधर गया, फॉर्म भर दिया तो ठीक, फिर भी नहीं सुधरा तो 32nd डे से उसका ये कंटिन्यूअस फेलियर स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि वो पर डे फाइन है ना, इसलिए वो पर दिन का हिसाब दे रहे हैं यहाँ पे। तो 31st को उसको 50,000 रुपए और उसका रेम्यूनरेशन अगर 80,000 है तो वो 50,000 रुपए भरेगा। बट अगर उसका डिफॉल्ट कंटिन्यू रहा 32nd डे तो वो 50,000 रुपए 500 भरेगा। समझ में आ रहा है? अगर 33rd डे भी रहा तो वो 51,000 पे करेगा, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 लाख। क्लियर? 100% कॉन्सेप्ट क्लियर? यस एवरीवन? ओके, यस। और अब लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर द डे, सच्ची में लास्ट, बस ये जैसे एक एक्सप्लेनेटरी है ताकि सारे कंफ्यूजन तो दिमाग में वो क्लियर हो जाए। जैसे कि हमने स्टार्ट में देखा, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट, फिर भी 15 मिनट ही बचा है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट, यस और नो? ओके, यस। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट के केस में देर आर टैक्स ऑडिट, देर आर स्टैट्यूटरी ऑडिट। अब कंपनी ऑडिट की अगर हम बात करते हैं तो वो 20 कंपनी ऑडिट के लिमिट में कंसिडर किया जाएगा, हाँ, एज 1 कंप्लीट ऑडिट। ओके, बट क्या टैक्स ऑडिट के 60 नंबर, मैक्सिमम 60 नंबर होता है?
बराबर है ना? क्या उसमें कंपनी ऑडिट कवर किया जाएगा? नहीं कवर किया जाएगा। अब हम कंपनी टैक्स ऑडिट की बात कर रहे हैं, तो क्या वो 20 के लिमिट में कंसिडर किया जाएगा? बिकॉज दैट इज द कैपेसिटी ऑफ टैक्स ऑडिटर, नॉट स्टैट्यूटरी ऑडिटर। बट क्या वो टैक्स ऑडिट के कैलकुलेट करते वक्त 60 लिमिट में कंसिडर किया जाएगा? हाँ। अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी हो और टैक्स ऑडिटर भी हो, अलाउड है क्या? स्टैट्यूटरी ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर आप नहीं बन सकते, बट स्टैट्यूटरी एंड टैक्स ऑडिटर आप बन सकते हो। हाँ, तो यहां पे भी 1 कंसिडर कर दिया जाएगा, यहां पे भी 1 कंसिडर किया जाएगा। ओके, यस। अगर आप इंडिपेंडेंट टैक्स ऑडिट कर रहे हो, सिर्फ टैक्स ऑडिट, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट तो नील, टैक्स ऑडिट में नंबर 1 कंसिडर कर दिया जाएगा। सिर्फ आप आईटीआर फाइल कर रहे हो, आईटीआर फाइल करना मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, रिटर्न फाइल करना और ऑडिट करना दो अलग चीजें हैं, इसलिए वो कहीं भी कंसिडर नहीं किया है। ओके, इस पे कई बार वो लोग छोटे छोटे एमसीक्यूज पूछते हैं, इसलिए आई थॉट ऑफ कवरिंग दिस कॉन्सेप्ट। ओके, ऑल द बेस्ट, लेट्स स्टार्ट राइटिंग, कम ऑन। यस, इसलिए मैंने ऑल द बेस्ट बोला है। आई कैन नॉट क्लोज द पीपीटी, मेरा लिखा हुआ सारा चला जाएगा, मुझे बैक 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 ही करना पड़ेगा। क्विकली, कम ऑन। कई बार छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज आता है। I'm trying to hurry up as much as I can. मजा आ रहा है आज के सेशन में? इंटरेस्टिंग? ऑडिट कमेटी से लिखना बाकी है ना अपना? हाँ, 3:15 तक टाइम है ना। गई घड़ी आ गई तेरी। शिट यार, पीछे चला गया। नॉट अलाउड। चलो, क्विक, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आज के स्लाइड्स लिखने नहीं है क्या? क्यों? कब? नाक के नीचे? चीटिंग? ऑडिट अकाउंट्स के लिए नहीं बैठने वाला क्या? लिख लिया क्या जय? कब? अच्छा, हाँ, थोड़ा एंड में दिखाया था तब कि यूट्यूब वीडियो देख के। कम ऑन गाइस, टेक इट डाउन। किसने लेट ज्वाइन किया? मैंने नोटिस नहीं किया। हु ज्वाइन लेट? मैं बताती हूँ, गणेश। गणेश, व्हाई डिड यू ज्वाइन लेट? कल से लेट मत ज्वाइन करना। शिवतेज ने भी आई थिंक बाद में ज्वाइन किया है। नहीं, शिवतेज था। अच्छा, वहां पे देख रहे हो। अच्छा, तो तुम्हारा नाम शिवतेज है? लितेश, ओके 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 ओके, अच्छा ठीक है। चलो अगला स्लाइड, कम ऑन क्विक। इसका तुम्हारे बुक दिखाओ उसको, बिकॉज यू नो ऑनलाइन में भी सब देख रहे हैं, फिर कब कंप्लीट होगा तुम बताओ मुझे। कौन है वो फोटो वाला? ए, लिख नोटबुक में। पहले कब आके तो जगह छोड़ देना, तेरा दीवार दिखाएगा ना तेरे को, खंबा। तेरे साथ उसने भी तो अटेंड किया है क्लास। फोटो नॉट अलाउड प्लीज, इट इज योर लॉस। जी नहीं, बहुत होशियार है यार ये लोग तो भाई।
पीपीटी ग्रुप में शेयर करो, वाह। जनाब जल्दी पेन उठाओ, लगने लग जाओ लिखने, चलो। डन। अरे इतना छोटू सा तो टेबल है। फिर मुझे आज ऐसी फीलिंग है कुछ स्लाइड्स रह जाएंगे लिखने के। कल तो स्टार्ट ही नहीं करेंगे पहले बैकलॉग कवर किए बिना। कल वैसे ही अपने को पावर्स एंड ड्यूटीज करना है तो इजी है। कल नोट से ही करने वाले हैं, इसलिए प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्या हुआ, क्या हुआ, बोलो। रिलेटेड पार्टी। एसी। ऑडिट कमिटी। अरे वो क्या है ना, प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम आता है, इसलिए मुझे वो शॉर्टकट यूज करने ही पड़ते हैं। फिर वो बहुत बड़ा हो गया ना, फिर वो बैठता नहीं है पीपीटी में। हम बकायदा एसी का ही तो सेक्शन लिख रहे हैं, तो एसी क्या रहेगा। ऑडिट कमिटी। डन। चलो आगे। थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, जो भी बैकलॉग है वो बाद में लिखो। सी देयर आर पीपल वॉचिंग ऑल्सो ना, प्लीज। हाँ, मैं वो सब ऑफिस में पूछो, वो बेटर आपको आंसर कर पाएंगे उस चीज। हाँ, क्या होता है ना, ऐप का स्लॉट बुक करना पड़ता है, फिर इतने सारे लेक्चर्स रहेंगे ना, फिर वो अपलोड भी होना चाहिए, नहीं तो क्रैश हो जाएगा। आज थोड़ी देर क्रैश हो गया था ना। हो गया। क्या हुआ, हो गया लिख के।
नहीं, पर जाने नहीं मिलेगा क्योंकि आगे के स्लाइड देखने हैं. सी सिंसियर ना, कल रिवीजन नहीं था ना तो इसने देख के लिख के लाया वो. डन. तुमने लिख लिया? हो गया ना, क्या है उसमें, कितना तो है. कम ऑन. कैजुअल वैकेंसी 139.8. जब मैं थोड़ा साइड में हो जाती हूँ मतलब ऑनलाइन वालों को भी दिख जाएगा ठीक से. हम्म. हो गया. ओके. फर्दर. कम ऑन. ये वाला स्क्रीन कब लिखा, कब लिखा? ड्यूरिंग द लेक्चर.
5 मिनट। दो स्लाइड हो जाएगा रे प्लीज। हाँ, इसके बाद और एक रे। यस, पॉइंटर्स ही तो है, कौन सा इतना लंबा चौड़ा थियरी है। हाँ 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 हाँ। देख वो सर्टिफाइंग है ना। हाँ हाँ, हो सकता है बट आफ्टर अ टेन्योर ऑफ 5 years, मिनिमम 5 years बीच में गैप होना चाहिए। हम्म हम्म। हाँ, 5 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड है ना। हाँ हाँ, कूलिंग ऑफ पीरियड है ना। हाँ तो ऑब्वियसली हाँ, हम लोग देखेंगे ना ऐसे 210 में एंगेजमेंट पार्टनर कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आखिर में काम वही करने वाला है, बाकी सब तो उसने किया हुआ मानने वाले हैं। यस और नो? डन। चलो चलो सर आ जाएंगे फटाक से। नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड्स कल से लो क्योंकि बहुत सारे रहेंगे फिर। ओके, जो ये फिनिश कर लो जिसका बाकी है। ओके, सी यू ऑल टुमारो। बाय बाय एंड टेक केयर माय डियर स्टूडेंट्स।